हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बीए प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स पे बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का हिंदी का सब्जेक्ट विमर्श की सामाजिकी और हिंदी साहित्य। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड रहने वाली है, जिनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा डायरेक्टली हाई चांसेस है एग्जाम में आने के इन क्वेश्चंस के। तो ये क्वेश्चन हमने रैंडमली पिक नहीं करे हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टीचर सजेशन के बेस पर ही केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आप सभी ने ये टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए, तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम का 80 से 90% जो पेपर है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओनली इसी वीडियो को देखने के बाद आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। तो एग्जाम में अदर किसी वीडियो को आपको देखने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के बीच में मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल गिव अवे भी लेकर आई हूँ। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर देंगे, स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को हम देंगे हमारी तरफ से फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते के साथ ही हम अराउंड अनाउंस कर देंगे तुरंत हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं वो आप सभी के लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज होती है। लेकिन अगर आपको इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो है वो चाहिए, तो आपको पेड नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। और प्राइस भी यहाँ पे आपका स्टूडेंट फ्रेंडली रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे विजिट करके नोट्स को इजिली बाय कर सकते हैं। और नोट्स का जो प्राइस रहने वाला है वो यहाँ पे आपका 50 रुपीज ओनली रहने वाला है। अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स को भी देख के अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के सब्जेक्ट की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके ड्यू सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर यहाँ पे साबित होंगे। सो रेडी, सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न रहने वाला है कि विमर्श का अर्थ और उसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हिंदी साहित्य के विभिन्न विमर्शों के स्वरूप बताइए। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श की प्रमुख विशेषताओं और उस पे महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि विमर्श का अर्थ क्या होता है। जब तक आपको विमर्श के बारे में नहीं पता चलेगा, विमर्श का अर्थ नहीं पता चलेगा, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे जो पूरा सब्जेक्ट है आपका वो विमर्श के ऊपर ही है। तो अगर हम विमर्श की बात करें, यहाँ पे इसको एक छोटे से इंट्रो से समझते हैं। विमर्श का अर्थ क्या होता है कि किसी भी विषय पर या किसी भी समस्या पर जब हम गहराई से सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उस समस्या को या उस समस्या के पीछे के जो कारण है उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, विमर्श कहलाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि विमर्श का अर्थ बताइए और उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताना है कि हिंदी साहित्य के अंदर विमर्श के कौन कौन से स्वरूप है। वहीं दूसरे प्रश्न में ये पूछा है कि हिंदी साहित्य के अंदर आपका स्त्री विमर्श, यानी स्त्री को लेकर यहाँ पे क्या विचार प्रस्तुत करे गए हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन से गंभीर मुद्दे हैं। ठीक है, वहीं दलित विमर्श के बारे में बताना है और आदिवासी विमर्श के बारे में बताना है। तो विमर्श का अर्थ हमने यहाँ पे समझा कि किसी भी विषय या किसी भी समस्या पर जब हम गहराई से चिंतन करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, विमर्श कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें साहित्य में विमर्श किनको कहा जाता है, साहित्य में विमर्श जो है उन विचारधाराओं को कहा जाता है जो आपकी समाज में जितनी भी उपेक्षित है, शोषित है, वंचित वर्ग की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, अधिकार है, संघर्ष है, इन सबको जब हम बताते हैं तो आपका साहित्य के अंदर क्या कहा जाता है, इन सारी विचारधाराओं को विमर्श कहा जाता है। यानी समाज के अंदर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, बुराई हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को जब हम हिंदी साहित्य में बताते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, विमर्श कहलाता है। तो देखो, आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर ना आपका स्त्री विमर्श देखने को भी मिलेगा हमें, ठीक है, दलित विमर्श देखने को भी मिलेगा और आदिवासी विमर्श भी देखने को मिलेगा। तो इन विमर्शों ने क्या करा है कि साहित्य को ना एक नया दृष्टिकोण दिया है, एक नई दृष्टि प्रदान करी है, ताकि समाज में आपकी समानता, न्याय और मानव अधिकारों को और भी हम क्या कर सके, मजबूत कर सके।
तो इसके माध्यम से उन वर्गों की यहाँ पे आवाज़ें सामने लाई गई हैं जो लंबे समय तक हिंदी साहित्य की और आपके समाज में जिन्हें उच्च स्थान यहाँ पे नहीं मिला है, या वो वर्ग है जिनके जिनके साथ शुरुआत से ही आपको यहाँ पे भेदभाव और असमानता होती हुई नजर आई है, या उनको प्राप्त अवसर यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। तो हिंदी साहित्य के अंदर आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से आपके विमर्श है, यानी कौन कौन से समाज के अंदर आपकी समस्याएं हैं, कौन कौन से आपका यहाँ पे अधिकार है, कौन कौन से संघर्ष है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था आपका विमर्श का एक छोटा सा इंट्रो। वहीं अगर हम बात करें विमर्श की अवधारणा, तो देखो विमर्श का संबंध किसी किसी भी विषय के गहरे अध्ययन से है और उसका विश्लेषण करना है। यानी किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर जब हम गहराई से स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका एनालाइज करते हैं, किसी भी समस्या का जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वही आपका क्या होता है, विमर्श होता है। तो साहित्य में आपका विमर्श जो है ना, वो सामाजिक यथार्थ और समस्याओं को समझने का माध्यम है। यानी आपका हिंदी साहित्य के अंदर यहाँ पे जो विमर्श दिया गया है, ज्यादातर ये समाज की यथार्थता यानी आपकी वास्तविकता, सच्चाई को ये दर्शाता है, और समाज में आने वाली आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें भी समझाने का हमें ये प्रयास करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका विमर्श का जो उद्देश्य है वो क्या है कि समाज के उपेक्षित वर्गों की यहाँ पे आवाज को क्या करना, अभिव्यक्ति देना, ठीक है। और विमर्श केवल आपका साहित्यिक विचारों को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन को भी प्रोत्साहित करता है, सामाजिक परिवर्तन का भी ये माध्यम है। तो इसके द्वारा ना समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सब की भावना को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जो आपका विमर्श जो है, विमर्शों का जो महत्व है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे एक एक करके सभी विमर्श को देखें, समझे, तो क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहला दिया गया है आपको स्त्री विमर्श का स्वरूप। यानी स्त्री विमर्श यहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की, स्वतंत्रता की और समानता की यहाँ पे क्या करता है, बात करता है। इनसे संबंधित होता है आपका स्त्री विमर्श, जिसमें महिलाओं की अधिकार, स्वतंत्रता और उनकी समानता के बारे में गहराई से अध्ययन करा जाता है, ठीक है। वही आपका ये समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है, ठीक है, और उनके सामने आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, स्त्री विमर्श उनको भी उजागर करता है। तो महिलाओं का होने वाला शोषण, उनके साथ होने वाला भेदभाव और असमानता, इन सारी ही चीजों का यहाँ पे स्त्री विमर्श विरोध करता है। महिला शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान पे ज्यादातर ये बल देता है। तो स्त्री विमर्श जो है ना, वो महिलाओं को अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भी यहाँ पे क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, एक प्रेरणा दे रहा है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के अंदर आपका जो स्त्री विमर्श जो है, या हम कह सकते हैं विमर्श जो है, इनका महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने को मिलता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें स्त्री विमर्श की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है और इनके महत्व क्या है, तो इसको समझते हैं। तो महिलाओं के जितने भी अनुभव है, संघर्ष है, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है स्त्री विमर्श में। सबसे प्रमुख केंद्र यहाँ पे महिलाओं के अनुभव और संघर्ष को यहाँ पे रखा गया है। पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, ठीक है, यानी आपका हम जिसको पितृ प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है, पितृ प्रधान व्यवस्था भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी क्या कर रहा है, स्त्री विमर्श आलोचना कर रहा है। यानी शुरुआत से ही महिलाओं के जो अधिकार है, उनकी जो आवाज है, उनकी जो पहचान है, उसे दबाया गया है पितृसत्तात्मक व्यवस्था की वजह से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, इस व्यवस्था का यहाँ पे स्त्री विमर्श विरोध कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, और स्त्री की जो पहचान है इसको बनाने पर भी ये जोर दे रहा है। तो लैंगिक समानता और महिलाओं की जो अधिकार है उनकी भी यहाँ पे ये वकालत कर रहा है, और ये महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। तो समाज में महिला सशक्तिकरण की भी ये दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसी तरीके से हमने समझा कि स्त्री विमर्श क्या है। स्त्री विमर्श बेसिकली, अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ, तो महिलाओं के अनुभव और संघर्ष को यहाँ पे दिखाया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना की जाती है। स्त्री की जो स्वतंत्रता है उस पर बल दिया गया है। लैंगिक समानता, महिला अधिकार, इन सब के बारे में हमें स्त्री विमर्श के बारे में देखने को मिलता है स्त्री विमर्श के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका जो दलित विमर्श का स्वरूप है। दलित विमर्श जो है ना, वो आपके समाज के अंदर जितने भी शोषण है, ठीक है, जितने भी शोषित वंचित वर्ग जो है, वंचित वर्ग मतलब जो निम्न वर्ग के हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या जो अनुसूचित जाति जनजातियों से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी दलित विमर्श जो है ना, यहाँ पे समाज के अंदर जितने भी शोषित और वंचित वर्ग की जो समस्या है
उन्हें यहाँ पे ये बताता है, यानी ज्यादातर आपका जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध ये आवाज उठाता है। तो दलितों के जो जीवन संघर्ष है, उनका जो और जो उनके अनुभव है, इनको यहाँ पे इस साहित्य के अंदर स्थान दिया गया है। तो सामाजिक समानता और मानव अधिकारों की स्थापना भी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है दलित विमर्श का। ठीक है, तो समाज में परिवर्तन और न्याय की भावना को भी ये मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हिंदी साहित्य में ना विशेष इसका जो महत्व है वो भी हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें दलित विमर्श की प्रमुख विशेषताएं और उसका महत्व क्या है, तो देखो दलित जो है ना, दलित जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं, जो उनकी रियल प्रॉब्लम्स है, वो दलित विमर्श हमें दिखाता है, समाज के अंदर उजागर करता है। जो भी शोषण हो रहा है दलित वर्गों का, जो भी उत्पीड़न हो रहा है, इसके विरुद्ध ये संघर्ष की भावना को भी दिखाता है, यानी इसका विरोध करता है। समाज के अंदर आपकी समानता, स्वतंत्रता, सम्मान की भी ये मांग करता है दलित विमर्श। ठीक है, समाज के अंदर आपकी जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी आडंबर है, ठीक है, जितने भी आपके भेदभाव है, चाहे फिर आपका वो जातिगत भेदभाव हो, इन सब का भी विरोध यहाँ पे कौन कर रहा है, दलित विमर्श कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो दलित समाज में जो आपका आत्मसम्मान है और जो जागरूकता है, ये भी दलित विमर्श क्या कर रहा है, बता रहा है समाज के अंदर कि दलित समाज के अंदर उनका आत्मसम्मान क्या होना चाहिए, उनको किन किन चीजों के लिए यहाँ पे जागरूक होना चाहिए। वहीं भारतीय समाज को ना अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में ये क्या करता है, सहायता करता है। तो ये था आपका दलित विमर्श। अब हम बात करते हैं आदिवासी विमर्श का स्वरूप। देखो आदिवासी विमर्श के स्वरूप की अगर हम बात करें ना, तो आदिवासी विमर्श आदिवासी समाज के जीवन, संस्कृति और समस्याओं पर ये केंद्रित रहता है। यानी बेसिकली यहाँ पे आपको जो आदिवासी जो लोग हैं, उनका जीवन किस तरीके से है, उनकी संस्कृतियां कैसी हैं और उनके सामने आने वाली कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, तो आदिवासी विमर्श ये हमें बताता है। तो आदिवासियों की पहचान और उनका जो अस्तित्व है, इसकी रक्षा करने की ये बात करता है। इनकी जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, जीवन के जो मूल्य है, इनको भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस देता है, महत्व देता है। तो विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे जाना आदिवासी लोगों का, वही उनका शोषण होना, उपेक्षा जैसी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ना, यहाँ पे दलित विमर्श यहाँ पे आदिवासी विमर्श आपका क्या कर रहा है, आदिवासी समुदाय की इन सारी समस्याओं को उजागर कर रहा है। ठीक है, तो आदिवासी समुदाय के जितने भी अधिकार है ना, इनकी रक्षा करने के लिए ये यहाँ पे क्या करता है, समर्थन करता है आदिवासी विमर्श। और यही हिंदी साहित्य में आपका एक नया महत्वपूर्ण विमर्श शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें आदिवासी विमर्श की कुछ ऐसी विशेषताओं की और महत्व की, तो देखो पहली विशेषता क्या है कि आदिवासी संस्कृति और जीवन पद्धति का ये क्या कर रहा है, आपके सामने एक चित्रण प्रस्तुत कर रहा है, दिखा रहा है कि आदिवासी संस्कृति और उनकी जीवन पद्धति यानी उनकी लाइफस्टाइल किस तरीके से होती है। दूसरी विशेषता कि प्रकृति के साथ उनका जो गहरा संबंध जो है, वो भी यहाँ पे आदिवासी विमर्श दिखाता है। यानी आदिवासी लोगों का जो नेचर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो उनका प्रेम है, प्यार है, वो किस तरीके से है। वही आपका शोषण, विस्थापन जैसी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, ये उनको सामने लेकर आता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ये लोग जब जाते हैं, ठीक है, किसी कारणवश, किसी समस्या के कारण, तो यहाँ पे जो इनका शोषण हो रहा है और जो इनका विस्थापन हो रहा है, ये भी आपका आदिवासी विमर्श क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। वही आपका आदिवासी अस्मिता और पहचान की जो रक्षा है, इस पे भी ज्यादातर यहाँ पे बल दिया जाता है। और ये समाज को आदिवासी जीवन के प्रति क्या कर रहा है, संवेदनशील बना रहा है। तो सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने में भी आदिवासी जो विमर्श है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी समाज में न्याय स्थापित करने के लिए और जो हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है, यानी आपकी सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग जो धर्म है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनकी रक्षा करने के लिए भी, उन्हें बचाने के लिए भी आपका आदिवासी जो विमर्श जो है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सहायता कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी साहित्य में आपके जितने भी अभी तक हमने विमर्श पढ़े, चाहे वो आपका स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो या फिर आपका आदिवासी विमर्श हो, अब इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है, इन सब का महत्व क्या है हिंदी साहित्य के अंदर। तो देखो विमर्श जो है ना, विमर्श ने यहाँ पे साहित्य को जन सामान्य के जीवन से यहाँ पे जोड़ा है। यानी सभी लोगों के जीवन को यहाँ पे इससे जोड़ा गया है।
ज्यादातर आपको इसमें उपेक्षित वर्गों की आवाज को यहाँ पे इस साहित्य के अंदर स्थान मिला है। सामाजिक असमानताओं को यहाँ पे ज्यादातर दिखाया गया है। मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की जो चेतना है यहाँ पे वो भी विकसित की गई है। तो साहित्य को और भी अधिक यथार्थवाद और लोकतांत्रिकवाद यहाँ पे बनाया गया है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में इन सारे विमर्शों का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि जो विमर्श आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पे विमर्श जो है ना वो हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, समाज की जितनी भी उपेक्षित और वंचित वर्ग है इनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, उनके संघर्ष को समझ रहे हैं, उनके अधिकारों की अभिव्यक्ति हमें मिल रही है। तो यहाँ पे आपके जो तीन यहाँ पे विमर्श बताए गए हैं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श, इन सब ने ना साहित्य को एक नई दृष्टि प्रदान करी है। और समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की जो भावना है इसको भी यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है। तो इन विमर्शों ने साहित्य को केवल यहाँ पे आपका मनोरंजन का साधन ना बनाकर सामाजिक परिवर्तन का भी यहाँ पे माध्यम बनाया है। इसलिए आपका जो हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य है ना, इसमें इसका विशेष जो महत्व है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपके दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि अपना गांव, ये जो है आपकी एक कहानी है, इसका हमें क्या बताना है, सारांश बताना है, एक समरी बतानी है और उसे अपने शब्दों में लिखना है। इस कहानी के जो साहित्यिक महत्व है हमें वो भी बताने हैं। वहीं दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि अपना गांव जो कहानी है इसकी पूरी कथा वस्तु हमें बतानी है, उसमें चित्रित जो आपकी सामाजिक यथार्थ जो है, यानी समाज की जो रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, इसको भी बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये सब्जेक्ट रहने वाला है ना, ये पूरा आपका हिंदी साहित्य के अंदर जितनी भी आपकी समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज का जो संघर्ष है, जो भेदभाव है, असमानता है, वो इसके ऊपर ही रहने वाला है। तो जितनी भी अभी तक आप इसमें कहानियां पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे या जितनी भी कविताएं पढ़ेंगे, वो सारी की सारी आपकी किससे संबंधित होगी, समाज के अंदर जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, ठीक है, जितने भी भेदभाव है, लैंगिक असमानता है, उससे जुड़ी हुई होंगी, समाज की समस्याओं से, समाज के अंदर घटनाओं से जुड़ी हुई होंगी। तो यहाँ पे जो आपका जो दूसरा प्रश्न है इसमें भी अपना गांव करके एक कहानी है, इसका हमें साहित्यिक महत्व बताना है और इसके अंदर जो समाज की जो स्थिति है वो क्या है ये भी बतानी है, सामाजिक यथार्थ की भी हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। तो यहाँ पे देखो आपका, अगर हम इस छोटे से इंट्रो से समझे ना, तो ये जो कहानी होती है आपकी वो गद्य साहित्य की होती है। यहाँ पे आपका हिंदी साहित्य को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है, एक है आपका काव्य साहित्य और एक है आपका गद्य साहित्य। काव्य साहित्य में आपको ज्यादातर आपकी कविताएं देखने को मिलती है, वहीं आपका जो गद्य साहित्य जो होता है इसमें आपको ज्यादातर निबंध देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहानियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो आपका हिंदी साहित्य है उसको यहाँ पे दो भागों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे जो कहानी है वो आपकी कौन सी साहित्य की है, गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसके अंदर जीवन की किसी भी घटना, समस्या या अनुभव का जो कलात्मक चित्रण जो है ना वो किया गया है। तो अपना गांव जो है ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें आपको ज्यादातर ग्रामीण जीवन के बारे में, जातिगत भेदभाव के बारे में, सामाजिक असमानता के बारे में और दलित समाज की जो आपकी यहाँ पे पीड़ा है, जो उनका दर्द है, दुख है, इन सब के बारे में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक यथार्थ चित्रण देखने को मिलेगा, यानी एक पूरी रियल इमेज यहाँ पे देखने को मिलेगी इस कहानी के माध्यम से। तो ये जो कहानी है वो केवल आपकी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे ग्रामीण समाज की कहानी है, यानी एक पूरे गांव के समाज की कहानी है, जिसके अंदर हम वास्तविक स्थिति को ये क्या कर रही है, सामने ला रही है। तो लेखक ने ना यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से समाज के अंदर आपका जितना भी अन्याय है, शोषण है और मानवीय संवेदना है, इसको यहाँ पे क्या करा है, बहुत प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत करा है। तो देखो अगर हम यहाँ पे पूरी कहानी की एक शॉर्ट में समरी समझे, ठीक है, छोटी सी कथा वस्तु समझे, तो देखो अपना गांव जो है एक कहानी है जिसमें आपका ग्रामीण पेशेवर पे ये आधारित है, ठीक है, ग्रामीण परिवेश पे आधारित है, सॉरी, ग्रामीण परिवेश पे आधारित है। और इस कहानी में ना ज्यादातर हमें दलित वर्ग के जो लोग हैं उनका जीवन के अंदर जो संघर्ष जो है, ठीक है, उनकी जो लाइफ का स्ट्रगल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। गांव में आपकी उच्च जातियों का जो, ऊंची जातियां जो होती है इनका वर्चस्व देखने को मिलता है, यानी ज्यादातर यहाँ पे गांव के अंदर जितनी भी ऊंची जातियां होती हैं इनका जो वर्चस्व जो है, इनका जो दबदबा जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है बेसिकली गाँव के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी आपके निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उनके सामने
अनेक प्रकार के यहाँ पे हमें भेदभाव देखने को मिलते हैं, उनका अपमान देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अलग-अलग तरीके का यहाँ पे व्यवहार हमें देखने को मिलता है, यानी कुछ के साथ यहाँ पे हमें भेदभाव देखने को मिलता है, उनका अपमान किया जाता है। तो अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध भी क्या संघर्ष है, और संघर्ष के विरुद्ध यहाँ पे पूरी एक कहानी बताई गई है। तो कहानी जो है ना, वो समाज की वास्तविक परिस्थितियों को यहाँ पे क्या कर रही है, आपकी उजागर कर रही है। तो कहानी के अंदर हमें बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है कि अपना गांव जो है वो आपके ग्रामीण परिवेश पे आधारित है। गांव के अंदर जैसा आपका जीवन जो होता है वो दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ पे दलित वर्गों की बात की गई है कि उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां होती है, किस तरीके से उनका शोषण होता है, किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, किनके द्वारा, ऊंची जातियों के द्वारा। ठीक है, तो ऊंची जातियां किस तरीके से निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करती हैं, उनका अपमान करती हैं और अपना दबदबा जो है बढ़ा के रखती है। तो सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध यहाँ पे बेसिकली संघर्ष चलता रहता है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो ग्रामीण जीवन का जो चित्रण है वो किस तरीके से किया गया है। तो कहानी के अंदर ना आपका भारतीय गांव का एक सजीव चित्रण देखने को मिलता है, यानी भारत के अंदर जो आपके गांव की जो स्थितियां हैं उनके बारे में इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो ग्रामीण जीवन की जो आपकी सरलता है, सिंपलिसिटी जो है, जो उनकी कठिनाइयां जो है, वो भी दिखाए गए। गांव में आपकी जो जाति व्यवस्था है इसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। सामाजिक संबंधों को दिखाया गया है, जिसमें आपकी असमानता और भेदभाव यहाँ पे हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ये भी हमें देखने को मिलती है। लेखक ने यहाँ पे आपके ग्रामीण जीवन का क्या करा है, यथार्थ चित्र प्रस्तुत करा है। यानी यहाँ पे जो आपका राइटर जो है वो क्या करना चाहता है कि ग्रामीण जीवन जो है, यानी गांव के जो लोगों का जो जीवन है, उसकी यहाँ पे रियलिटी को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, यथार्थ चित्र जो है आपका प्रस्तुत कर रहा है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो देखो सामाजिक यथार्थ का चित्रण, यानी आपका इस कहानी के अंदर ना समाज की जो वास्तविक समस्याएं जो है वो हमारे सामने आती है इस कहानी के माध्यम से, कि समाज में कौन कौन सी आपकी समस्याएं हैं, कौन कौन सी कुरीतियां हैं, कौन कौन से आपके अंधविश्वास हैं। ठीक है, तो जातिगत भेदभाव का भी यहाँ पे हमें प्रमुख विषय देखने को मिलता है, यानी आपका जो जाति भेदभाव जो होता है, उच्च जाति नीच जाति, इन सब का भी जो भेदभाव है वो हमें यहाँ पे ये मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दलितों को ना यहाँ पे सम्मानजनक जीवन जो है वो नहीं मिल पाता, चाहे वो आपके दलित वर्ग हो, चाहे आपके वंचित वर्ग हो, या फिर आपके निम्न वर्ग हो। तो इन सबको यहाँ पे अच्छा जीवन यहाँ पे नहीं मिल पाता, सम्मानजनक जीवन यहाँ पे नहीं मिल पाता। इनका जो शोषण है और अन्याय है, इसके भी हमें यहाँ पे कई रूप देखने को मिलते हैं। तो समाज में आपकी जो ऊंच नीच की जो भावना है ये भी हमें देखने को मिलती है इस कहानी के अंदर। तो लेखक ने ना इन सारी समस्याओं को बताया है, ताकि जो पाठक जो है, ठीक है, वो अपना ध्यान इनकी ओर आकर्षित कर सके। वहीं अगर हम बात करें दलित चेतना का स्वर, तो देखो दलित चेतना के स्वर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपकी कहानी के अंदर जो दलित समाज के अंदर जो आत्म सम्मान की जो भावना है ना, वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देने को मिलती है। यानी कहानी के अंदर दलित समाज जो है, उनका जो आत्म सम्मान की जो भावना है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे जितने भी आपको पात्र देखने को मिलेंगे, पात्र जो है यानी आपके कैरेक्टर्स जो है इस पूरी कहानी के अंदर, वो अपने अधिकारों के प्रति यहाँ पे क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति यहाँ पे क्या होते हैं, जागरूक होते हैं इस कहानी के अंदर। और जो भी आपका यहाँ पे अन्याय है उसका वो यहाँ पे क्या करते हैं, साहसपूर्ण विरोध करते हैं। सामाजिक समानता की आकांक्षा जो है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। और कहानी जो है ना वो दलित चेतना को मजबूत बनाने का भी यहाँ पे काम करती है, और सामाजिक परिवर्तन का भी ये क्या करती है, संदेश देती है। तो यहाँ पे इस तरीके से दलित जो है, इनका चेतना का जो स्वर है हमें देखने को मिला। यानी कहानी में आपके दलित समाज ने यहाँ पे अपने आत्मसम्मान की भावना को दिखाया, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक हुए, और अन्याय के विरोध इन्होंने यहाँ पे क्या करा, आवाज उठाई, साहस यहाँ पे इन्होंने दिखाया, और समाज के अंदर आपकी जो समानता जो है इसको भी यहाँ पे इन्होंने क्या करा, स्पष्ट रूप से व्यक्त करा। तो दलित कहानी जो है ना, दलित कहानी यहाँ पे आपको दलित कहानी के अंदर जो दलित चेतना जो है ना यहाँ पे मजबूत बनाने का भी कार्य हमें करती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर आपके प्रमुख पात्रों का महत्व, यानी जितने भी आपके इस कहानी के अंदर कैरेक्टर हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो कहानी के जितने भी पात्र है ना, ये सब क्या दिखा रहे हैं, सामान्य ग्रामीण जीवन को दिखा रहे हैं। यानी एक सामान्य जो गांव का जो आपका जीवन है वो किस तरीके से होता है,
वहीं उनके माध्यम से जो समाज की वास्तविक स्थिति है वो सामने आती है। इन सारे कैरेक्टर्स के थ्रू क्या पता चल रहा है हमें कि हमारा जो समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसकी रियलिटी क्या है। ठीक है, रियलिटी क्या है और क्या उसकी स्थिति है। ठीक है, तो दलित पात्र जो है आपके ज्यादातर संघर्ष और आत्मसम्मान के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रतीक दिखा रहे हैं। और अन्य जो आपके करेक्टर जो है, जो पात्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को सच्चाई से यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। तो पात्रों का जो चरित्र है वो स्वाभाविक और यथार्थ परक है, और इसी के कारण ये जो कहानी है आपकी और भी ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। वही अगर हम बात करें इस प्रश्न के भाषा शैली की, यानी इस कहानी की भाषा शैली की, तो देखो इस कहानी की जो भाषा शैली है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी सरल है, सहज है और बोल चाल के निकट है। यानी जो हम सामान्य रूप से जो बोलचाल की जो भाषा जो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वैसे ही इस कहानी की जो भाषा है वो बोलचाल के निकट है। तो ग्रामीण परिवेश जो है आपका, परिवेश जो है यानी गांव का जो रहन सहन है, वहाँ की जो शैली है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है। भाषा के अंदर आपकी स्वाभाविकता है और एक प्रवाह है, और संवाद जो है ना वो आपके पात्रों के चरित्र को और भी ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रभावित बना रहा है। तो लेखक ने यहाँ पे आपका सरल भाषा में गंभीर समस्याओं को क्या करा है, प्रस्तुत करा है, और इसकी प्रमुख साहित्यिक विशेषता भी यही है। वहीं अगर हम बात करें इसके साहित्यिक महत्व की, तो देखो इस कहानी के द्वारा ना समाज में आपकी जितनी भी कुरीतियां हैं उन्हें दर्शाया गया, और साथ में समाज की यथार्थ का जो सशक्त दस्तावेज है इसको ये भी माना गया। यानी समाज की जो रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, उसको भी यहाँ पे इस कहानी के द्वारा दर्शाया गया। इसमें ज्यादातर आपके दलित जीवन की समस्याओं को यहाँ पे दिखाया गया। कहानी के अंदर आपकी सामाजिक चेतना और ये जागरूकता भी क्या कर रही है, उत्पन्न कर रही है। तो इसमें आपकी मानवीय संवेदनाओं को महत्व दिया गया है, समानता और न्याय का संदेश दिया गया है, और आधुनिक हिंदी साहित्य जो है इसके अंदर इसका जो स्थान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमें इसका साहित्यिक महत्व देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि अपना गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं यथार्थवाद कहानी है, जिसमें आपको ग्रामीण जीवन, जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता तथा दलित समाज के संघर्ष का यहाँ पे प्रभावशाली चित्रण किया गया है। लेखक ने कहानी के माध्यम से समाज में जितनी भी आपकी अन्याय, शोषण, इन सबको उजागर करते हुए क्या करा है, समानता और मानवता का यहाँ पे संदेश दिया है। सरल भाषा, सशक्त कथानक और यथार्थपरक चित्रण के कारण ये जो कहानी है वो आपकी हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखती है, और यह केवल आपकी कहानी नहीं है बल्कि आपकी सामाजिक चेतना और परिवर्तन का भी क्या है, प्रभावशाली माध्यम है। तो बेसिकली इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया, निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो अपना गांव कहानी है इसमें आपकी सामाजिक की जो यथार्थवादी सामाजिक और यथार्थवादी कहानी है। यानी समाज के अंदर जितनी भी आपकी वास्तविकता है, सच्चाई जो है, उसको यहाँ पे उजागर करा गया है। ग्रामीण जीवन किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, जातिगत भेदभाव को दिखाया गया है, सामाजिक असमानता, दलित समाज का जो संघर्ष है, उन सारी चीजों को यहाँ पे क्या करा गया है, लेखक के द्वारा यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि आपके समाज के अंदर कितना अन्याय है, कितना शोषण है, और समानता और मानवता का यहाँ पे लेखक जो है संदेश सभी तक पहुंचाना चाहता है। तो इसकी कहानी की जो भाषा जो है बहुत ज़्यादा सरल है ताकि हम इजीली समझ सके, और ये ज़्यादातर आपकी यथार्थ परक है। यथार्थ परक मतलब सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, ताकि इजीली हम इस कहानी को पढ़ने के बाद समाज के अंदर कुछ ना कुछ सुधार लेकर आए। समाज की जितनी भी जो चेतना है और जो परिवर्तन है उसको हम और भी ज़्यादा क्या करें, प्रभावशाली ढंग से पूरा करें। तो इसी तरीके से आपका प्रश्न नंबर 2 जो है वो समाप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो हिंदी साहित्य में जो आपका स्त्री विमर्श जो है, इसकी अवधारणा और इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। वहीं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि स्त्री विमर्श के संदर्भ में महिला लेखन की जो प्रमुख विशेषता है, इसकी भी विवेचना कीजिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे स्त्री विमर्श की बात करें ना, तो आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है स्त्री विमर्श, जो आपकी महिलाओं के जीवन को दर्शाती है, उनके अधिकारों को बताती है, संघर्ष, अनुभव और सामाजिक स्थिति पर ये क्या है, आपकी केंद्रित है। वही आपका क्या कहलाता है, स्त्री विमर्श यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे स्त्री विमर्श का जो उद्देश्य है वो क्या है कि महिलाओं को यहाँ पे समानता दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, सम्मान दिलाना, ये सारी चीजें हैं। तो लंबे समय तक जो आपका समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हमेशा से
पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे कम महत्व दिया गया है, कम इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जो शोषण है महिलाओं को उनका सामना करना पड़ा है। तो शोषण, भेदभाव और असमानताओं का सामना यहाँ पे महिलाओं को करना पड़ा है। तो स्त्री विमर्श यहाँ पे क्या कर रहा है, इन सारी समस्याओं को उजागर कर रहा है, ठीक है, और महिला चेतना और आपका जो सशक्तिकरण जो है, महिला सशक्तिकरण जो है, इसका यहाँ पे समर्थन कर रहा है। तो हिंदी साहित्य के अंदर आपका जो स्त्री विमर्श जो है ना, वो महिलाओं के जीवन की रियलिटी को यहाँ पे दिखा रहा है, वास्तविकता को दिखा रहा है कि वास्तव में जो महिलाओं की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो समाज के अंदर आपकी ये एक नई जागरूकता उत्पन्न करने का भी कार्य कर रहा है स्त्री विमर्श। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे समझे शॉर्ट में स्त्री विमर्श की जो अवधारणा है वो क्या है, तो देखो स्त्री विमर्श में ज्यादातर आपके महिलाओं के अधिकार और उनकी अस्तित्व को यहाँ पे जोड़ा गया है। महिलाओं की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति जो है यहाँ पे उसका अध्ययन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्त्री को समान अवसर देना और सम्मान दिलाना। स्त्री विमर्श में आपकी जो लैंगिक भेदभाव है ये भी उसका विरोध करता है। महिलाओं को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना, जागरूक बनाने की भी प्रेरणा देता है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका जो स्थान है वो महत्वपूर्ण हमें देखने को मिला है। यानी स्त्री विमर्श की जो अवधारणा है वो क्या है कि ये ज्यादातर आपका महिलाओं और अधिकारों को, उनसे, महिलाओं के जो अधिकार है और जो उनके अस्तित्व है उनसे जुड़ी हुई विचारधारा यहाँ पे मानी जाती है। और ये महिलाओं की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति है उसको भी यहाँ पे दर्शाती है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका उद्देश्य जो है महिलाओं को समान अवसर दिलाना, ठीक है, और उन्हें रिस्पेक्ट दिलाना, सम्मान दिलाना, लैंगिक भेदभाव का यहाँ पे विरोध करना और महिलाओं को यहाँ पे आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने की भी ये क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें स्त्री विमर्श के विकास की, तो देखो स्त्री विमर्श का विकास कैसे हुआ। हिंदी साहित्य में ना आपका स्त्री विमर्श का जो विकास है वो आपका आधुनिक काल में हुआ। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के कारण महिलाओं ने अपनी समस्या को यहाँ पे व्यक्त करना शुरू करा। महिलाएं जो है यहाँ पे, महिला लेखकों ने अपने अनुभव को यहाँ पे साहित्य में स्थान दिया और समाज में आपकी महिलाओं की जो स्थिति है इसको लेकर अपनी एक नई सोच विकसित करी। और स्त्री जो है, स्त्री अधिकारों और आपकी जो समानता जो है इसकी मांग को भी यहाँ पे इन्होंने बल दिया। तो धीरे धीरे आपका जो स्त्री विमर्श जो है ना वो साहित्य की क्या बन गया, प्रमुख धारा यहाँ पे बन गया। वहीं अगर हम बात करें स्त्री विमर्श के महत्व की, तो देखो इसका महत्व क्या है, महिलाओं की जो समस्या है ना उसको समाज के सामने लेकर आना, महिलाओं को यहाँ पे आत्मसम्मान दिलाना, उनके आत्मविश्वास का यहाँ पे विकास करना, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति यहाँ पे क्या दिया गया है, बताया गया है, ये भी विशेष महत्व दिया गया है। और लैंगिक जो समानता जो है इसकी भावना को भी यहाँ पे मजबूत किया गया है। तो महिलाओं को यहाँ पे शिक्षा और आपका जो सशक्तिकरण जो है इसको भी यहाँ पे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। और महिला जो आपकी सामाजिक कुरीतियां जो है, भेदभाव जो है, इनका भी यहाँ पे विरोध किया गया है और समाज में आपका न्याय और समानता की स्थापना भी यहाँ पे की गई है। तो वहीं अगर हम बात करें महिला लेखन की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है, तो देखो महिला लेखन में ना आपका स्त्री जीवन के अनुभवों को यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। और वही आपकी जो महिलाओं की जो भावना है, उनके जो इमोशंस है, उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो संवेदनाएं हैं, ये सारी महिला लेखन में आपकी प्रमुख होती है, ठीक है। महिलाओं से संबंधित ही ये लेखन आपका होता है। तो महिला लेखिकाएं जो होती है ना वो स्त्री की वास्तविक समस्याओं को यहाँ पे क्या करती है, सामने लेकर आती है कि एक महिला की, एक स्त्री की कौन कौन सी समस्याएं हैं, समाज के अंदर उसका क्या स्थान है और कौन कौन सा जो उसके साथ भेदभाव है, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, किस तरीके का उसके साथ शोषण किया जा रहा है या किस तरीके से समाज के अंदर उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपकी महिला लेखिकाएं हैं ना वो स्त्री की वास्तविक समस्याओं को यहाँ पे सामने लेकर आती हैं। और लेखन में आपका ज्यादातर आत्मकथात्मक और अनुभव परक दृष्टि यहाँ पे दिखाई देती है। यानी महिला लेखिकाएं जो होती है ना वो अपने यहाँ पे अनुभव के माध्यम से आत्मकथा यहाँ पे लिखती है, ठीक है। अनुभव परक यहाँ पे दृष्टिकोण ये रखती है और इसी के माध्यम से आपका जो महिला लेखन है वो यहाँ पे उसको दर्शाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो अगला पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि स्त्री अस्मिता और स्त्री की जो स्वतंत्रता है इसकी भी यहाँ पे पहचान करने पर यहाँ पे जोर दिया गया है, पहचान बनाने पर यहाँ पे जोर दिया गया है। और महिला लेखन सामाजिक परिवर्तन जो है इसकी भी प्रेरणा हमें यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें स्त्री शोषण और संघर्ष का जो चित्रण है वो यहाँ पे किस तरीके से किया गया है, तो देखो महिला जो है यहाँ पे, महिला लेखन के अंदर ना स्त्रियों पर होने वाले जितने भी आपके अन्याय हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है।
जिसमें आपकी घरेलू हिंसा, भेदभाव, सामाजिक बंधनों का यहाँ पे चित्रण देखने को हमें मिलता है। महिलाओं के संघर्ष, आत्मनिर्भरता को यहाँ पे महत्व दिया जाता है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यहाँ पे क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। तो यहाँ पे स्त्री अपने जो है ना, स्त्रियां जो है वो अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे क्या करती हुई नजर आती हैं, संघर्ष करती हुई यहाँ पे नजर आती है। और ये जो संघर्ष है वो स्त्री चेतना को यहाँ पे क्या करता है, मजबूत बनाता है। वहीं अगर हम बात करें स्त्री अस्मिता और स्वतंत्रता की, तो स्त्री विमर्श में आपका स्त्री की जो स्वतंत्र पहचान है इसकी बात की गई है। महिलाओं को केवल यहाँ पे आपका परिवार तक सीमित नहीं माना जाता, उन्हें समाज में आपकी सम्मान भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है और आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर यहाँ पे क्या दिया गया है, विशेष बल दिया गया है। तो स्त्री यहाँ पे अपनी इच्छाओं और निर्णयों के प्रति क्या होती है, जागरूक होती है और ये दृष्टिकोण आपका आधुनिक समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में जो आपका स्त्री विमर्श जो है इसका क्या योगदान है, तो देखो स्त्री विमर्श ने ना यहाँ पे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करी है। महिलाओं की जो आवाज है, आवाज को यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, साहित्य में स्थान दिया है और साहित्य जो है वो आपका अधिक यथार्थवाद और संवेदनशील यहाँ पे बना है, यानी आपका वास्तविकता पे यहाँ पे हमें देखने को मिला है। और महिला लेखन जो है इसने सामाजिक चेतना को यहाँ पे क्या करा है, विकसित किया है। स्त्री अधिकार और समानता की जो भावना है इस पे भी इन्होंने क्या करा है, बल दिया है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में इसका जो योगदान है वो बहुत ज्यादा हमें महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आपके इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि स्त्री विमर्श जो है ना वो आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसने महिलाओं के जीवन, संघर्ष और अधिकारों को यहाँ पे साहित्य का केंद्र बनाया है। इसने समाज में आपकी जितनी भी व्याप्त लैंगिक भेदभाव है, शोषण है, असमानता है, इसके विरुद्ध यहाँ पे आवाज उठाई है। महिलाओं को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और प्रेरणा देने की भी यहाँ पे इन्होंने क्या करी है, प्रयास करा है। तो महिला लेखन ने यहाँ पे क्या करा है कि स्त्री के जीवन की जितनी भी वास्तविक समस्याएं हैं, जो संवेदनशीलता है, इसको यहाँ पे इन्होंने प्रभावी ढंग से व्यक्त करा है। तो इसीलिए आपका जो स्त्री विमर्श जो है ना वो केवल आपका साहित्यिक योगदान नहीं देता, बल्कि साहित्यिक आंदोलन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण का भी एक क्या है, सशक्त माध्यम यहाँ पे है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कहता है कि हिंदी साहित्य में जो आपके दलित विमर्श की जो अवधारणा है वो क्या है, उसके विकास का वर्णन कीजिए। वही अगला प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि दलित विमर्श के प्रमुख उद्देश्य और हिंदी साहित्य में इसका क्या योगदान है। तो अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, दलित विमर्श पढ़ना है। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दलित विमर्श क्या है, आपका हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसने समाज के अंदर जितने भी आपके शोषित, उपेक्षित और वंचित वर्ग के जो जीवन है, उनका जो संघर्ष है, उनके जो अधिकार है, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे दलित शब्द का अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति या वर्ग जिसका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर शोषण किया गया हो, वही आपका क्या कहलाता है, दलित यहाँ पे कहलाता है। तो दलित विमर्श का उद्देश्य क्या है कि दलित जो है ना वो समाज की पीड़ा, संघर्ष, असमानता और उत्पीड़न को यहाँ पे सामने लाने और उन्हें समान अधिकार देने और सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो दलित विमर्श जो है ना वो क्या कर रहा है कि दलित समाज में जो उनकी पीड़ा जो है, उनका दर्द जो है, दुख जो है, संघर्ष जो है, ठीक है, उनके साथ जो असमानता है या उनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको सामने लाने का इन्होंने क्या करा है, प्रयास करा है। तो हिंदी साहित्य में जो आपका दलित विमर्श जो है ना, ये सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकार की जो चेतना है, इसको मजबूत बनाने का यहाँ पे ये प्रयास करता है। वही अगर हम बात करें दलित विमर्श की अवधारणा की, तो देखो दलित विमर्श जो है ना वो दलित समाज के जीवन और संघर्ष पे यहाँ पे ये आधारित है। ये जो है वो आपका जातिगत भेदभाव और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। इसका उद्देश्य क्या है कि दलितों को यहाँ पे सम्मान दिलाना और उनको समानता दिलाना। तो सामाजिक शोषण के विरुद्ध भी ये आवाज उठाता है और दलितों के जितने भी अनुभव है, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको भी यहाँ पे क्या किया गया है, साहित्य के अंदर आपका योगदान दिया गया है। तो ये जो है आपका सामाजिक परिवर्तन और न्याय की विचारधारा को भी बताता है। वहीं अगर हम बात करें दलित विमर्श का विकास कैसे हुआ, तो देखो दलित विमर्श का विकास की अगर हम बात करें ना, तो इसने सामाजिक जागरण आंदोलन के साथ इसका जो विकास है वो हमें देखने को मिला। यानी समाज जब जागृत हुआ या जागरूक हुआ, उस समय पे जो आपके आंदोलन चलाए गए, ठीक है, सामाजिक जागरण आंदोलन जो थे, उसके द्वारा यहाँ पे दलित विमर्श का क्या हुआ, विकास हुआ। तो संत परंपरा और जो आपके सामाजिक सुधारक है,
इन्होंने यहाँ पे समानता का संदेश दिया और आधुनिक काल में ना जो आपकी दलित चेतना जो है इसको और भी ज्यादा संगठित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो आपकी जो शिक्षा है, सामाजिक जागरूकता है, इसके भी विकास में ना हमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। तो दलित साहित्यकारों ने अपने अनुभवों को यहाँ पे साहित्य में क्या करा है, व्यक्त करा है। और परिणाम स्वरूप जो आपका दलित विमर्श जो है वो हिंदी साहित्य की एक प्रमुख धारा यहाँ पे बन गया है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके दलित विमर्श के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं, तो देखो ये जातिगत भेदभाव और छुआछूत का यहाँ पे विरोध करता है। दलित समाज को यहाँ पे सामाजिक न्याय दिलाने का ये प्रयास करता है। समानता मानव अधिकार की ये स्थापना करता है और दलितों में जो आपका आत्मसम्मान है, जो आत्मविश्वास है, इन दोनों को ही यहाँ पे क्या करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है। वहीं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखो शोषण और अन्याय के विरुद्ध ये क्या कर रहा है, यहाँ पे संघर्ष की भावना को जगा रहा है। समाज को और भी ज्यादा लोकतांत्रिक और समता मूल यहाँ पे क्या कर रहा है, बना रहा है। तो दलित जीवन का जो चित्रण है, यथार्थ चित्रण जो है वो कैसा है, यानी दलित जीवन जो है वो किस तरीके से है वास्तव में, इसको समझते हैं। तो देखो दलित विमर्श में आपका जो दलित समाज है ना, इसकी वास्तविक समस्याओं को यहाँ पे बताया गया है, चित्रण किया गया है, जिसके अंदर आपको गरीबी देखने को मिलेगी, शोषण, सामाजिक उपेक्षा, इन सबको यहाँ पे क्या किया गया है, प्रमुख रूप से यहाँ पे बताया गया है। तो दलितों के संघर्षपूर्ण जीवन को यहाँ पे यथार्थ रूप में बताया गया है, यानी दलितों का जो संघर्ष पूर्ण जीवन जो है, यानी उनका स्ट्रगल जो है लाइफ के अंदर, उसकी यहाँ पे रियलिटी बताई गई है। उनके दुख को, पीड़ा को, अनुभव को इस साहित्य का विषय बनाया गया है। साहित्य समाज की जो छपी हुई सच्चाइयां हैं उसको यहाँ पे उजागर कर रहा है और इसी कारण जो आपका दलित साहित्य जो है ना, इसको यथार्थवादी साहित्य भी माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें आत्मसम्मान और अधिकार चेतना की, तो देखो दलित विमर्श जो है वो आपका आत्मसम्मान की भावना को यहाँ पे विकसित कर रहा है और ये दलित समाज को अपने अधिकारों के प्रति यहाँ पे जागरूक बना रहा है। अन्य अन्याय के विरुद्ध यहाँ पे ये आवाज उठा रहा है, संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहा है और व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने और गरिमा का बोध भी यहाँ पे करा रहा है कि उसकी क्या पहचान होनी चाहिए, उसकी क्या गरिमा होनी चाहिए, ये भी ये बता रहा है। और समान अवसर और सम्मान की भी मांग करने पर ये जोर दे रहा है। इससे आपके जितने भी सामाजिक परिवर्तन है, इसकी प्रक्रिया जो है वो मजबूत होती है। तो इस तरीके से हमने इसे समझा। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हिंदी साहित्य में जो आपका दलित विमर्श का जो योगदान है वो क्या है। तो देखो दलित विमर्श ने ना हिंदी साहित्य को एक नई दृष्टि यहाँ पे दी है। साहित्य में आपके जितने भी उपेक्षित वर्ग है, इनकी आवाज को यहाँ पे स्थान मिला है और सामाजिक यथार्थ का जो दायरा है वो भी आपका यहाँ पे बहुत बड़ा होता हुआ नजर हमें आया है। वहीं अगर हम बात करें साहित्य में, तो देखो साहित्य के अंदर आपकी समानता और न्याय की भावना को इसमें बल दिया गया है और दलित लेखकों ने यहाँ पे अपने अनुभव से इस साहित्य को और भी ज्यादा समृद्ध बनाया, यानी जितने भी आपके दलित वर्ग के जो लेखक थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे बताया है ताकि आपका जो ये साहित्य है वो और भी ज्यादा क्या हो जाए, समृद्ध बन जाए। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका जो विकास है वो किस तरीके से है, ठीक है, तो आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला पॉइंट आपका कहता है कि सामाजिक परिवर्तन में भूमिका, यानी दलित विमर्श जो है वो समाज में आपकी जागरूकता पैदा करता है, जातिगत भेदभाव के खिलाफ आपका जनमत तैयार करता है और सामाजिक समानता, न्याय को भी यहाँ पे बढ़ावा देता है। वहीं आपका लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है, समाज को अधिक संवेदनशील और न्यायपूर्ण यहाँ पे बनाने में सहायक करता है। और ये केवल आपका साहित्यिक नहीं होता बल्कि ये सामाजिक आंदोलन भी एक तरीके से माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो ये निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका दलित विमर्श जो है ना, ये आपका आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारधारा है। इसका बेसिकली उद्देश्य यहाँ पे क्या है कि दलित समाज की जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, संघर्ष है, अधिकार है, इन सबको यहाँ पे बताना और सामाजिक न्याय, समानता की यहाँ पे मांग करना। और दलित विमर्श ने आपकी साहित्य को एक नई दिशा जो है वो दी है और उसे समाज के जितने भी वंचित वर्ग है उससे जोड़ा गया है और इसने दलित समाज में आपके आत्मसम्मान, जागरूकता और अधिकार चेतना का भी यहाँ पे क्या करा है, विकास करा है। इसलिए हिंदी साहित्य में आपका हिंदी साहित्य में और भारतीय समाज के अंदर जो आपका दलित विमर्श जो है ना, इसका योगदान हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भी यहाँ पे माना जाता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि बाबा कोए और काला धुआं, इस कहानी का हमें क्या बताना है, मुख्य विषय वस्तु यहाँ पे बतानी है।
वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो बाबा कोए और काला धुएं की अगर हम बात करें इस कहानी की, तो इसमें आपकी सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में बताया गया है। तो वो कौन कौन सी सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं जो है इसमें निहित है, इसमें छुपी हुई हैं, इनका हमें विश्लेषण करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखो परिचय यहाँ पे क्या कहता है कि जो कहानी है वो साहित्य की आपकी महत्वपूर्ण विधा है, जिसके माध्यम से समाज की जिसके माध्यम से जीवन की जितनी भी आपकी वास्तविकताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें हम प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी ही एक आपकी कहानी है यहाँ पे बाबा कौए और काला धुआं। तो इस कहानी के अंदर ना आपका आधुनिक विकास, औद्योगिकीकरण, पर्यावरण प्रदूषण, दुष्प्रभाव को यहाँ पे क्या करा गया है, चित्रित किया गया है। ठीक है, यानी आपका जितने भी आपका औद्योगिकीकरण जो है, यानी जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां यहाँ पे वर्तमान समय में, आधुनिक समय में चलाई जा रही हैं, ठीक है, जितना भी आपका पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है, जितने भी आपके यहाँ पे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं पर्यावरण के ऊपर उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस कहानी से ना, इस कहानी के माध्यम से यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास करा गया है कि अनियंत्रित विकास और आपका जो मानवीय स्वार्थ के कारण जो हमने प्राकृतिक और समाज दोनों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यानी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अनियंत्रित विकास के लिए, अनकंट्रोल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचर और सोसाइटी दोनों को ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं, यानी प्रभावित इसको यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहानी में ना आपका सामाजिक और पर्यावरण समस्याएं जितनी भी है उनको यहाँ पे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करा है, यानी बहुत इमोशनली हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रस्तुत करा है। तो चलिए समझते हैं। तो देखो इस कहानी की अगर हम पूरी एक शॉर्ट समरी समझे, यानी आपकी विषय वस्तु को देखें, तो देखो कहानी का जो केंद्रीय है ना, केंद्रीय विषय जो है, यानी मेन फोकस यहाँ पे क्या दिया गया है इस कहानी के अंदर, आपका पर्यावरण प्रदूषण और उसके दुष्परिणाम। ठीक है, यानी एनवायरमेंट जो आपका पोल्यूशन है उसको यहाँ पे बताया गया है और उसके जो रिजल्ट है वो क्या है। तो फैक्ट्री के कारण जितने भी आपका जितना भी औद्योगिकीकरण हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है, फैक्ट्रियों को स्थापित किया जा रहा है, इन सभी के कारण क्या हो रहा है, आपका जो नेचर है, इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पे बिगड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। यानी उद्योगों से निकलने वाला आपका जो काला धुआं है, ये प्रदूषण और विनाश का क्या दिख रहा है, हमें प्रतीक माना गया है यहाँ पे। ठीक है, काला धुआं प्रदूषण और विनाश का क्या है, प्रतीक है। तो कहानी के अंदर आपका मानव और प्रकृति का जो रिलेशन है ना, जो संबंध है, यहाँ पे इसको दिखाया गया है। तो लेखक ने यहाँ पे आपका विकास यानी डेवलपमेंट और पर्यावरण यानी आपका एनवायरमेंट के बीच में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता पर यहाँ पे ज्यादा जोर दिया है। यानी इस लेखक ने जो ये कहानी बनाई है वो किस लिए बनाई है, ताकि हम पर्यावरण और अपने विकास इन दोनों के बीच में क्या कर पाए, एक बैलेंस बनाए। और बैलेंस बनाने की आवश्यकता के ऊपर इन्होंने ज्यादातर बताया है कि बैलेंस बनाना आपका क्यों जरूरी है। तो संपूर्ण कहानी जो है वो आपकी पर्यावरण चेतना को यहाँ पे क्या कर रही है, दर्शा रही है, पर्यावरण की स्थिति को यहाँ पे बता रही है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अगले पॉइंट की, तो देखो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, यानी इस कहानी के अंदर ना आपके कारखाने, उद्योग से निकलने वाले जितने भी धुआं है, इसका यहाँ पे वर्णन करा है। यानी ये जो धुआं है वो आपकी हवा को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। और प्रदूषण के कारण यहाँ पे जो मनुष्य है, पशु पक्षी जो है, इनका जीवन यहाँ पे प्रभावित हो रहा है और प्राकृतिक वातावरण आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट होता जा रहा है। तो लेखक यहाँ पे क्या बता रहा है कि पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण पे यहाँ पे क्या कर रहा है, विशेष हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है इस कहानी के माध्यम से। यानी हमें बता रहा है कि जो पर्यावरण जो है इसको बचाना, इसका संरक्षण करना क्यों जरूरी आज के समय में हो गया है। तो देखो ये जो समस्या है वो आज के समय में बहुत ज्यादा आपकी प्रासंगिक मानी जाती है, जैसा हम लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो पृथ्वी का जो है वो तापमान, जो जलवायु है, तापमान जो है, इसमें हमें वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, पेड़ों को यहाँ पे काटा जा रहा है, ज्यादातर आपका पोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरीके से आज के समय में ये जो समस्या है ज्यादातर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपका जो कौवे है, कौवे जो है, इनका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो क्या बताया गया है। तो देखो कहानी में जो आपके कौवे है ना, इनको प्राकृतिक और पर्यावरण का क्या बताया गया है, यहाँ पे प्रतीक बताया गया है। यानी उनके जीवन पर जो प्रदूषण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी कौवों की जो स्थिति है ना, पर्यावरण संकट की गंभीरता को यहाँ पे क्या कर रही है, दर्शा रही है। तो लेखक ने यहाँ पे पक्षियों के माध्यम से प्रकृति की पीड़ा को व्यक्त करा है, प्रकृति का जो आपका यहाँ पे जो दुख जो है उसको यहाँ पे दर्शाया है। और इससे क्या हो कि पाठकों के अंदर एक संवेदनशीलता उत्पन्न हो। ठीक है, और कौवे जो है आपके यहाँ पे कहानी का एक महत्वपूर्ण जो प्रतीक है वो बनकर यहाँ पे उभरते हुए हमें नजर आए हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पे बाबा का चरित्र और उसका दृष्टिकोण,
यानी यहाँ पे जो आपका बाबा का जो करेक्टर है और उसका जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या था। तो देखो बाबा का जो कहानी के अंदर जो पात्र है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि वह प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता यहाँ पे दिखा रहा है। बाबा आधुनिक विकास के दुष्परिणामों को यहाँ पे समझाता है और वो लोगों को यहाँ पे प्राकृतिक संरक्षण या हम कह सकते हैं पर्यावरण संरक्षण का भी क्या कर रहा है, संदेश दे रहा है। तो उसके विचारों में आपके अनुभव और दूरदर्शिता जो है वो हमें नजर आती है। बाबा का जो प्राकृतिक प्रेम जो है और उनकी जो चेतना है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सामाजिक चिंताओं का चित्रण, तो यहाँ पे सामाजिक चिंताओं का जो चित्रण है वो भी किया गया है। यानी कहानी सिर्फ आपकी पर्यावरण समस्या से सीमित ही नहीं है, पर्यावरण समस्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपका जो मानव समाज की जो बदलती मानसिकता जो है, मेंटालिटी जो है, उसको भी दिखाया गया है। लोगों की जो विकास की जो दौड़ है, प्रकृति की जो उपेक्षा जो कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और अपने स्वार्थ और भौतिकतावाद को यहाँ पे क्या दिखाया गया है, बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। यानी लोग ज्यादातर अपने स्वार्थ के लिए और स्वार्थ के लिए और अपने भौतिक सुखों के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सामाजिक संवेदनाएं और यहाँ पे कमजोर होती हुई दिखाई देती है और लेखक ने इन समस्याओं पर गंभीर चिंता जो है अपनी व्यक्त करी है। तो वहीं अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो प्राकृतिक और मानव संबंध जो है यहाँ पे दर्शाया गया है इस कहानी में। यानी प्रकृति का और मानव का जो गहरा संबंध है वो भी दिखाया गया है। प्रकृति के बिना जो मानव जीवन है वो आपका संभव नहीं है। पर्यावरण का विनाश है, ठीक है, मानव के लिए ये हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो लेखक ने यहाँ पे आपके प्राकृतिक संरक्षण का क्या दिया है, संदेश दिया है। मनुष्य को यहाँ पे प्रकृति के प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए कहा गया है और यही कहानी जो है ये जो कहानी है इसका ये महत्वपूर्ण संदेश है। वहीं इस कहानी की भाषा शैली और उसका साहित्यिक महत्व की बात करें, तो देखो कहानी के अंदर जो आपकी भाषा जो है वो बहुत ज्यादा सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है। इसमें ज्यादातर आपका प्रतीकों का और बिंबों का यहाँ पे यूज किया गया है, सिंबल्स का, ठीक है, और चिन्ह जो है उनका यूज करा गया है। कहानी को और भी ज्यादा आपकी रोचक और विचार उत्तर बनाने के लिए यहाँ पे इसका प्रयास किया गया है। यानी आपका इंटरेस्टिंग और आपका जो थॉटफुल जो है इसको यहाँ पे बनाने का प्रयास करा गया है। और कहानी जो है आपकी वो पर्यावरणीय चेतना को उत्पन्न करती है। यानी आपकी पर्यावरण की जो चिंता है, पर्यावरण का जो संरक्षण है, इसके प्रति आपके अंदर एक सोच उत्पन्न करती है ये कहानी। और सामाजिक और मानवीय जो आपके मूल्य है इसको भी दर्शाती है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका जो स्थान है वो हमें बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो ये कहानी जो है ना आपकी, इसके अंदर सामाजिक और पर्यावरण चिंताओं को यहाँ पे बताया गया है। जिसमें लेखक बताता है कि जो आपका प्रदूषण है, औद्योगिकीकरण है, पर्यावरण विनाश है, इन सारी समस्याओं को यहाँ पे क्या करा गया है, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करा गया है। और ये जो कहानी है ये हमें ये दिखाती है कि मनुष्य जो है उसने प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा तो उसका जो परिणाम जो है, उसका जो रिजल्ट है वो पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। तो सरल भाषा और प्रतीकात्मकता और यथार्थ परक चित्रण जो है, इसके कारण ही आपकी ये जो कहानी है वो हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखती है। और ये जो कहानी है वो पाठकों को यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाती है। यानी पर्यावरण को हमें किस तरीके से बचाना है और हमारी जो सामाजिक ड्यूटीज जो है, यानी हमारी सोशल ड्यूटीज जो है, सामाजिक उत्तरदायित्वता जो है हमारी क्या है, इसके प्रति भी ये जागरूक बनाती है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो अपना गांव जो है, इस कहानी के अंदर जितने भी आपके करेक्टर जो है, पात्र जो है, उसका हमें क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है। वहीं अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो अपना गांव कहानी है इसमें ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं का भी जो चित्रण है वो हमें स्पष्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें चरित्र चित्रण की, तो इस कहानी के जितने भी आपके पात्र है ना, उनका स्वभाव, व्यवहार और व्यक्तित्व का यहाँ पे क्या है, वर्णन होता है। और जबकि आपका जो कहानी है, जबकि आपका जो ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण जीवन के अंदर जो आपकी गांव की जो समाज और आर्थिक जो यहाँ पे आपकी गांव की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो है, इसको भी यहाँ पे क्या करा गया है, बताया गया है। तो अपना गांव जो है ना, इसके अंदर आपका सामाजिक कहानी है ये, ठीक है, जिसमें आपकी गांव के जीवन के बारे में दिखाया गया है, वहाँ की वास्तविकता को बताया गया है और जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता और दलित समाज के जितने भी आपके संघर्ष है
उसको यहाँ पे बताया गया है। तो कहानी के जितने भी आपके पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, उनका जो जीवन अनुभव जो है, संघर्ष जो है, इन सब के माध्यम से क्या करा गया है, जो आपकी समाज में जितनी भी समस्याएं जो है, जो भी स्थिति जो है, वास्तविक स्थिति, उसको यहाँ पे उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो ये कहानी जो है ना, वो सामाजिक ग्रामीण समाज की जो समस्या है ना, उसको मानवीय संवेदना के लिए एक प्रभावशाली दस्तावेज ये मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें इस कहानी के प्रमुख पात्रों की, तो देखो यहाँ पे कहानी के अंदर ना आपका दलित समाज से जुड़े जितने भी प्रमुख पात्र हैं, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये पात्र आपके समाज के शोषित और उपेक्षित वर्गों का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके जीवन में जितना भी संघर्ष है, अभाव है, अपमान की जो स्थिति है, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वे अन्याय और भेदभाव का सामना करते हुए जीवन व्यतीत यहाँ पे कर रहे हैं। और अपने जितने भी यहाँ पे पात्र जो है ना, इनके माध्यम से समाज की जो यथार्थ जो है उसको सामने लेकर आया गया है, यानी समाज की जो सच्चाई है उसको यहाँ पे सामने लाया गया है। तो उनका जो चरित्र जो है, चरित्र यहाँ पे स्वाभाविक और यथार्थ परक हमें देखने को मिला है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि दलित पात्रों का चरित्र चित्रण, यानी दलित पात्र जो थे आपके, ये ज्यादातर आत्मसम्मान और संघर्ष के प्रतीक यहाँ पे माने गए। इन्होंने ज्यादातर कठिन परिस्थितियों के बाद भी अपनी हार यहाँ पे नहीं मानी। उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। सामाजिक न्याय के विरुद्ध इन्होंने यहाँ पे प्रतिरोध करा है, यानी आवाज उठाई है। ठीक है, उनका जो जीवन जो है वो समाज की कठोर वास्तविकता को यहाँ पे दिखाता है। और ये जो पात्र हैं आपके कहानी के केंद्रीय उद्देश्य को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपके ग्रामीण जीवन का चरित्र, ग्रामीण जीवन का जो चित्रण जो है आपका, वो क्या है कि कहानी में भारतीय गांव की यहाँ पे क्या दी गई है, सच्चाई को यहाँ पे दिखाया गया है, यथार्थ चित्रण यानी वास्तविकता को यहाँ पे बताया गया है। और गांव की जितनी भी आपकी सामाजिक संरचना जो है, यानी गांव के अंदर का जो पूरी एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर जो है, सामाजिक संरचना जो है, वो बताया गया है। और वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है उसको दिखाया गया है। तो लोगों को यहाँ पे रहन सहन की और परिस्थितियों का भी यहाँ पे हमें वर्णन मिलता है, लोग किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं और कौन कौन सी परिस्थितियों का वो सामना करते हैं, ये भी हमें देखने को मिला है। और आर्थिक कठिनाई की वजह से उनके जो संसाधन जो है, जिन तक वो नहीं पहुंच पाते, इनकी भी कमी देखने को मिली है। और गांव में आपका जातिगत आधार पर जो आपका भेदभाव है, इसको भी यहाँ पे बताया गया है। तो लेखक ने यहाँ पे आपका ग्रामीण जीवन की जो वास्तविकता है ना, इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जातिगत भेदभाव की समस्या, तो देखो कहानी की जो प्रमुख जो है ना, कहानी जो है आपका, कहानी के अंदर मेन चीज यहाँ पे क्या दिखाई है कि जो सामाजिक समस्या जो है, सामाजिक समस्या के अंदर आपका जो मेनली जातिगत भेदभाव जो है, इसको यहाँ पे बताया गया है। यानी जो आपके दलित वर्ग जो है, वो समाज में उनको यहाँ पे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। ऊंची जातियों का दबदबा जो है, वर्चस्व जो है, हमें ज्यादातर यहाँ पे सच्चाई रूप से, या हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई देता है। निम्न वर्ग के जो लोग हैं, इनको यहाँ पे अपमान और शोषण को सहना पड़ता है। और ये जो स्थिति है वो सामाजिक असमानता को दर्शाती है। और लेखक ने इन समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान आकर्षित यहाँ पे हमारा किया है। तो इस तरीके से जातिगत भेदभाव की जो समस्या है, वो इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलती है। तो सामाजिक शोषण और असमानता की बात करें, तो देखो कहानी में आपका सामाजिक अन्याय और शोषण भी होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसका भी शोषण को और सामाजिक अन्याय को भी यहाँ पे बताया गया है। तो दलित जो है आपके, जो गरीब वर्ग जो है और जो दलित वर्ग जो है, इनके अधिकारों को यहाँ पे इनसे हमेशा क्या रखा गया है, इन्हें दूर रखा गया। दलित वर्ग को और गरीब वर्गों को इनके अधिकारों से हमेशा से ही इन्हें वंचित रखा गया, दूर रखा गया। समाज में जो आपकी ऊंच नीच की जो भावना है, ये भी हमें देखने को मिली। कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उनके सामने कितनी कठिनाइयां हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है, वो भी हमें देखने को मिला। और ये जो स्थिति है वो आपके मानवीय मूल्यों का पतन को भी दर्शाती है, यानी ह्यूमन वैल्यूज को भी यहाँ पे खोता हुआ हमें नजर आती है, दिखाती है ये स्थिति। और लेखक ने यहाँ पे आपका ज्यादातर समानता और न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया है। वहीं अगर हम बात करें संघर्ष और चेतना के स्वर की, तो देखो कहानी में आपका जो संघर्ष की जो भावना है ना, वो हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है। पात्र जितने भी हैं, जितने भी करेक्टर है, इन्होंने यहाँ पे सम्मान और अधिकारों के लिए यहाँ पे क्या करा है, संघर्ष करा है। उनमें आपके आत्मसम्मान और जागरूकता का विकास होता है। और वो अन्याय को चुपचाप यहाँ पे स्वीकार नहीं करते। कहानी जो है वो आपकी सामाजिक परिवर्तन को यहाँ पे क्या करती है, संदेश देती है। तो ये जो कहानी है वो आपकी ज्यादातर दलित चेतना को और भी क्या करती है, सशक्त बनाती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी भाषा शैली की और साहित्यिक महत्व की, तो देखो कहानी की जो भाषा है वो बहुत ज्यादा सरल है, सहज है और प्रभावी है। और ये ज्यादातर आपका ग्रामीण परिवेश के अनुरूप ही जितने भी आपकी वोकैबलरी है उसका यहाँ पे यूज किया गया है। यानी गांव के
अंदर होने वाले जितने भी आपके शब्द जो हैं, ठीक है, गाँव की भाषा में उपयोग होने वाले जितने भी आपके शब्द हैं, उसका यहाँ पे उपयोग किया गया है। संवाद यानी आपका जो कम्युनिकेशन जो है, इसको भी और भी ज़्यादा यहाँ पे स्वाभाविक और यथार्थपरक बनाया गया है। कहानी जो है वो आपकी सामाजिक यथार्थ का यहाँ पे सशक्त चित्रण प्रस्तुत करती है, यानी समाज की सच्चाइयों को यहाँ पे उजागर करती है, और मानवीय संवेदना और संघर्ष को महत्व दिया गया है इस कहानी के माध्यम से। और आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका जो स्थान है वो हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। वही स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अपना गांव जो है ना, ये कहानी जो है इसके अंदर आपकी सामाजिक और यथार्थवादी ये कहानी है, जिसने समाज की समस्या को दिखाया है और सच्चाई को यहाँ पे दिखाया है, जिसमें आपका ग्रामीण जीवन, जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और दलित समाज के जितने भी संघर्ष है उसको यहाँ पे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। और कहानी के जितने भी आपके यहाँ पे करेक्टर है ना, उन्होंने समाज की जो सच्चाई जो है, वास्तविक स्थिति जो है, उसको यहाँ पे उजागर करा है, आत्मसम्मान, संघर्ष की प्रेरणा दी है। और लेखक ने यहाँ पे आपका ग्रामीण जीवन की जितनी भी समस्या है, इनकी बड़ी संवेदनशीलता के साथ यहाँ पे प्रस्तुत करा है, और समानता, न्याय, मानवता का संदेश दिया है। इसलिए ये कहानी जो है ना, वो आपकी सामाजिक चेतना और परिवर्तन की दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष महत्व यहाँ पे रखती है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि ठाकुर का कुआं, ये भी आपकी क्या है, एक कविता है, जिसने समाज की समस्याओं को क्या करा है, उजागर करा है। तो ठाकुर का कुआं जो है कविता, समाज की किस समस्या को यहाँ पे क्या करती है, उजागर करती है, समाज के अंदर कौन कौन सी आपकी समस्या है उनको बताती है, हमें इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि ठाकुर का कुआं, ये जो कविता है, इसमें आपका जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमता के चित्रण की विवेचना कीजिए। यानी दोनों में ही हमें इस कहानी के बारे में बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें कविता की, तो कविता भी क्या करती है, समाज की जितनी भी वास्तविकता है, सच्चाई जो है, रियलिटी जो है, उसको यहाँ पे बताती है। ठीक है, ठाकुर का कुआं जो है आपकी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कविता ये मानी जाती है, जिसमें आपका जो भारतीय समाज में जो जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, सामाजिक असमानता है, शोषण है, इन सब का हमें क्या देखने को मिलता है, मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। तो इस कविता के द्वारा ना दलित वर्ग की जो पीड़ा है, उनकी जो बेबसी है, उनका जो संघर्ष है, वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है प्रभावशाली ढंग से। तो कवि ने यहाँ पे एक साधारण घटना के माध्यम से क्या बताया है कि पूरी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर इन्होंने क्या करा है, प्रहार करा है, जो मनुष्य को यहाँ पे जाति के आधार पर ऊंचा और नीचा यहाँ पे मानती है। तो चलो इसको यहाँ पे समझते हैं। तो अगर हम इस कहानी की एक समरी की बात करें, यानी कविता की एक शॉर्ट उसकी बात करें, समरी की, तो देखो कविता की जो विषय वस्तु है ना, वो क्या कहती है कि कविता जो है बेसिकली आपका जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय पे ये आधारित है, जिसमें आपके दलित वर्गों की जो सामने जो कठिन परिस्थितियां हैं उसका हमें चित्रण देखने को मिलता है। और एक साधारण जल संकट को यहाँ पे सामाजिक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और कविता जो है समाज की अमानवीय व्यवस्था को भी दिखाती है, साथ ही साथ दलितों के साथ होने वाले जो अन्याय है उसको भी बताती है। और कविता ने यहाँ पे जो कवि ने यहाँ पे कविता के अंदर ना आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया है, यानी आपका सच्चाई को यहाँ पे बताया है। तो वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो जातिगत भेदभाव का चित्रण हमें इस कविता में देखने को मिलता है, यानी जाति के आधार पर लोगों के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, ये हमें इस कविता के माध्यम से दिखाया गया है। वहीं दलितों को यहाँ पे सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार यहाँ पे नहीं था, यानी उन्हें समाज के अंदर जो आपके निम्न और अछूत यहाँ पे क्या माना जाता था, दलितों को यहाँ पे निम्न और अछूत यहाँ पे माना जाता था। तो ऊंची जातियों के द्वारा इनका अपमान किया जाता था, और ये जो व्यवस्था है वो सामाजिक समानता के क्या थी, विरुद्ध थी। और कविता ने इस भेदभाव के ऊपर क्या करा है, तीखा विरोध किया है। तो वहीं अगर हम बात करें छुआछूत की समस्या की, तो देखो कविता के अंदर आपकी छुआछूत की जो कुप्रथा है, इसका भी हमें चित्रण देखने को मिलता है। दलितों को यहाँ पे ठाकुर के कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी, केवल वो अपनी जाति के कारण उन्हें यहाँ पे हर जगह से यहाँ पे वंचित रखा जाता था, यानी दूर रखा जाता था। ये जो स्थिति है वो आपकी मानवता और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कवि ने इस अमानवीय व्यवहार की आलोचना करी है, और जो कविता है वो आपकी सामाजिक सुधार की जो आवश्यकता है इसको यहाँ पे क्या करती है, रेखांकित करती है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी सामाजिक विषमता का चित्रण, तो देखो समाज में जो आपके अमीर गरीब जो है, ऊंच नीच जो है, इन सब के भेद हमें दिखाई देते हैं। संसाधन पर केवल यहाँ पे
संसाधनों पर केवल प्रभावशाली वर्ग जो है इनका अधिकार होता है। कमजोर और दलित वर्ग का शोषण जो है वो यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, और सामाजिक न्याय का जो अभाव जो है वो भी स्पष्ट होता हुआ नजर आता है। तो विषमता के कारण यहाँ पे समाज में जो आपका असंतोष जो है, पीड़ा जो है, ये बढ़ती हुई नजर आती है। तो कवि ने इस असमानता को क्या करा है यहाँ पे, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से यहाँ पे प्रस्तुत करा है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें तो दलित जीवन की पीड़ा, यानी ये जो कविता है वो आपकी दलित समाज की वेदना को और उसके संघर्ष को यहाँ पे बताती है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो किस तरीके से पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, उनका अपमान और उनकी उपेक्षा जो है वो किस तरीके से की जाती है और उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। और ये सामाजिक अन्याय और नियंत्रण को भी यहाँ पे क्या करती है, वे सामाजिक अन्याय का निरंतरण यहाँ पे क्या करते हैं, सामना करते हैं। उनकी जो पीड़ा है वो पाठकों के मन में संवेदना उत्पन्न करती है, और कविता जो है आपकी यहाँ पे दलित चेतना को भी क्या कर रही है, यहाँ पे मजबूत बनाती है। वही अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो देखो विद्रोह और चेतना का स्वर। तो ये जो कविता है वो केवल आपकी पीड़ा को चित्रित नहीं करती, पीड़ा को यहाँ पे नहीं बताती, बल्कि चेतना को भी यहाँ पे बताती है। तो अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध भी यहाँ पे प्रश्न जो है ये खड़े करती है, और समानता और मानव अधिकारों की जो आवश्यकता है इसको भी यहाँ पे रेखांकित करती है। तो दलित वर्ग के आत्मसम्मान की जो भावना है इसको भी यहाँ पे मजबूत बनाने का प्रयास करा गया है, और सामाजिक परिवर्तनों का ये जो संदेश है वो भी हमें इस कविता के माध्यम से देखने को मिलता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे मानी जाती है। वहीं इस कविता की भाषा शैली और साहित्यिक महत्व की बात करें तो देखो कविता की जो भाषा है वो बहुत ज्यादा सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है, और यथार्थवादी चित्रण यहाँ पे इसकी प्रमुख विशेषता मानी गई है। यानी ये भी क्या कर रही है, समाज के अंदर सच्चाई को दिखा रही है। भावनात्मक और मार्मिक शैली जो है वो पाठकों को यहाँ पे क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, और कविता के अंदर आपकी जो सामाजिक चेतना है इसको उत्पन्न कर रही है। तो इसमें जो आपका दलित जीवन जो है ना उसकी वास्तविकता को दिखाया गया है, ठीक है। और हिंदी साहित्य में ये जो दलित विमर्श जो है इसकी जो रचना है यहाँ पे महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि ठाकुर का कुआं जो है वो कविता भारतीय समाज में जितनी भी आपकी जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, सामाजिक विषमता है, इसका सशक्त चित्रण यहाँ पे ये करती है। कवि ने यहाँ पे दलित समाज की पीड़ा, अपमान और संघर्ष को यहाँ पे बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करा है। ये कविता केवल आपकी सामाजिक यथार्थ को उजागर नहीं करती, बल्कि समानता, मानवता और सामाजिक न्याय की जो आवश्यकता है इस पे भी जोर देती है। तो ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है ये और भी ज्यादा इस कविता को प्रभावशाली बनाता है। भाषा और सामाजिक संदेश के कारण ये जो कविता है आपकी हिंदी साहित्य में अपना विशेष महत्व रखती है, और आज भी जो आपकी सामाजिक चेतना है इसको जगाने के लिए ये एक प्रासंगिक जो आपकी रचना है वो मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि निर्मला पुतलू की जो कविता है, यानी गुलदस्ते की जगह बेसली की बोतलें, ठीक है, बिस्लैरी की बोतलें, सॉरी, ठीक है, तो उतनी दूर मत बहाना बाबा, यानी ये जो कविता है पूरी, इसकी जो पूरी विषय वस्तु है उसका क्या महत्व है, और इस उक्त जो कविता है, उक्त कविता में आपका जो आदिवासी जीवन जो है उसकी जो संस्कृति है, जो स्त्री संवेदना है उसका भी हमें विश्लेषण करना है। तो यानी यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 8 में आपसे दो अलग कविताओं के बारे में पूछा गया है और उनके बारे में हमें बताना है। तो ऊपर वाली जो कविता है आपकी, इसमें क्या बोला गया है कि इसकी विषय वस्तु हमें बतानी है और इसका क्या महत्व है ये बताना है। वही जो आपकी उक्त कविता जो है इसमें जो आपका आदिवासी जीवन जो है, उनकी संस्कृति जो है और स्त्री संवेदना जो है उसके बारे में बताना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पुतल की जो आपकी कविता जो है समकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख आदिवासी ये कवित्री है, ठीक है। इन्होंने इनकी जो जितनी भी कविताएं हैं उसके अंदर आदिवासी जीवन, संस्कृति, प्राकृतिक प्रेम, ठीक है, स्त्री अस्मिता और सामाजिक समस्याओं का क्या करा है, सशक्त चित्रण यहाँ पे करा है। तो गुलदस्ते की जगह बिस्लैरी की बोतलें, उतनी दूर मत बहाना बाबा, इस कविता में ना आदिवासी बेटी की जो भावना है इसको यहाँ पे व्यक्त किया गया है। यानी इस कविता में बेटी अपने अपने पिता से यहाँ पे प्रार्थना करती है कि उसका जो विवाह है वो ऐसे स्थान पर ना किया जाए जहां उसे अपनी संस्कृति, प्राकृतिक परिवार और पहचान से दूर होना पड़े। तो कविता में आपकी जो आदिवासी जो जीवन जो है इसके मूल्यों को यहाँ पे बताया गया है, स्त्री संवेदना को दिखाया गया है और आधुनिक जीवन की जो आपकी विसंगतियां हैं इसका मार्मिक चित्रण यहाँ पे किया गया है।
तो वहीं अगर हम इस कहानी की विषय वस्तु की बात करें तो देखो कविता का जो मुख्य विषय है ना वो आपका आदिवासी जीवन पर आधारित है और इसके अंदर स्त्री की जो भावना है वो बताई गई है। तो इसमें एक बेटी ने अपने पिता से एक गहरी संवेदनशील प्रार्थना करी है। बेटी ने अपने परिवेश, संस्कृति और परिवार से जुड़े रहने के लिए यहाँ पे क्या की है, प्रार्थना करी है अपने पिता से। और वो ज्यादातर आपका कृत्रिम और भौतिक जीवन की अपेक्षा जो है प्राकृतिक जीवन को ज्यादा यहाँ पे महत्व देती है। और कविता जो है ना वो आधुनिक पारंपरिक जीवन के बीच का जो संघर्ष है वो भी यहाँ पे ये दर्शाती है। तो संपूर्ण कविता जो है वो मानवीय संवेदनाओं से क्या है, आपकी परिपूर्ण है। तो आदिवासी जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलता है, यानी कविता में आपकी आदिवासी समाज की जो जीवन शैली है वो हमें देखने को मिलता है। प्रकृति जो है उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, ये हमें नजर आता है। जंगल, नदी, पहाड़, मिट्टी, इनसे इनका जो गहरा संबंध है ना आदिवासी लोगों का, वो भी नजर आता है। तो आदिवासी समाज जो है आपका सरलता, सामूहिकता में आपका विश्वास रखता है। उनकी जो जीवन पद्धति है वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती है। और कवित्री ने इन विशेषताओं को यहाँ पे प्रभावशाली ढंग से क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो आदिवासी संस्कृति का चित्रण की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो कविता में आपका आदिवासी संस्कृति के प्रति गहरा लगाव दिखाई देता है। लोक परंपराएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक मूल्यों पर महत्वपूर्ण ये अपना स्थान रखती है। बेटी अपनी संस्कृति पहचान को बनाए रखना चाहती है और आधुनिक जीवन में इन परंपराओं को खोने की वो क्या करती है, चिंता व्यक्त करती है। तो कविता जो है ना वो आपकी सांस्कृतिक संरक्षण का हमें यहाँ पे संदेश दे रही है कि किस तरीके से हम अपने कल्चर को यहाँ पे बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो आपके आदिवासी संस्कृति जो है ना इसके अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा उसको रेखांकित किया गया है इस कविता के अंदर। तो स्त्री संवेदना की अगर हम बात करें तो देखो कविता में ना एक बेटी के मन की जो भावनाएं है वो हमें यहाँ पे व्यक्त होती हुई नजर आती है, बताती हुई नजर आती है। तो विवाह के बाद वो अपने घर और परिवेश से दूर होने की चिंता यहाँ पे दिखाती है। बेटी अपने आत्मीय संबंध और भावनात्मक जुड़ाव को भी यहाँ पे महत्व देती है। उसकी इच्छाएं और सपने जो है वो कविता में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। और स्त्री का जो मनोभाव जो है, यानी उसके मन के जितने भी भाव है, उसके जितने भी इमोशंस है, वो भी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। तो ये जो पूरी कविता है ना इसकी यही जो है कविता की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। वहीं अगर हम बात करें प्राकृतिक प्रेम और पर्यावरण चेतना, तो देखो इस कविता के अंदर ना आपका प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम भी दिखाया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ पे जीवन का आधार माना गया है। बिस्लैरी की बोतलें की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल है। ठीक है, आधुनिक जीवन का ये प्रतीक है। तो कवित्री जो है ना आपकी वो प्राकृतिक जल, जंगल और पर्यावरण के महत्व को यहाँ पे क्या करती है, रेखांकित करती है, बताती है। तो कविता के अंदर ना आपका पर्यावरण संरक्षण का जो यहाँ पे अप्रत्यक्ष संदेश जो है, इनडायरेक्टली यहाँ पे कविता के अंदर जो आपकी जो कवित्री जो है वो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या दे रही है, एक मोरल दे रही है इस कविता का, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आपको संदेश दे रही हैं। तो प्राकृतिक और मानव का जो संबंध है ना यहाँ पे बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वहीं अगर हम बात करें आधुनिक जीवन की आलोचना, तो देखो कविता के अंदर आपका आधुनिक जीवन की जो कृत्रिमता जो है इस पे प्रश्न उठाया गया है। भौतिक सुखों को यहाँ पे भौतिक सुखों को जीवन का अंतिम लक्ष्य यहाँ पे नहीं माना गया है। आधुनिकता के कारण मानवीय संबंधों के अंदर जो आपकी दूरी आई है वो भी हमें दिखाया गया है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक मूल्यों का यहाँ पे किस तरीके से शरण जो हो रहा है, शरण मीन्स आपका जो हम उनको खो रहे हैं, प्राकृतिक मूल्यों को, नेचुरल की जो नेचर की जो वैल्यूज है, ठीक है, जो आपका कल्चर की जो वैल्यूज है उसको हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खोते जा रहे हैं। इसके ऊपर भी उन्होंने क्या करी है, चिंता व्यक्त करी है। तो यहाँ पे जो आपकी कवित्री जो है ना, ठीक है, जो पोएट जो है यहाँ पे आपका संतुलित और मानवीय जीवन का पक्षधर कर रहे हैं, यानी इनके फेवर में बात कर रही है। और यही दृष्टिकोण जो है आपकी कविता को यहाँ पे विशेष महत्व बनाता है। वहीं अगर हम बात करें भाषा शैली और इसके महत्व की, तो देखो कविता की जो भाषा है बहुत ज्यादा सरल है, सहज है और भाव से भरी हुई है, यानी आपका भावपूर्ण है। तो लोक जीवन से जुड़े हुए जितने भी आपके शब्द हैं इसमें यूज किए गए हैं। प्रतीक, बिंबों के माध्यम से यहाँ पे आपके जितने भी इमोशंस है, जितने भी भाव हैं वो बताए गए हैं। और कविता जो है वो आपके आदिवासी जीवन, स्त्री अस्मिता को भी यहाँ पे क्या कर रही है, सशक्त बता रही है। सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण चेतना का भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, समन्वय मिल रहा है। और समकालीन हिंदी साहित्य में इसकी जो विशेषता है वो हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो देखो गुलदस्ते की जगह बिस्लैरी की बोतलें उतनी दूर मत बिहाना बाबा, इस कविता के अंदर ना आपका आदिवासी जीवन, संस्कृति, स्त्री संवेदना और आपका जो एक आदिवासी
की जो भावना जो है, यानी उसकी जो संस्कृति जो है, इन सब की हमें क्या देखने को मिल रही है, अभिव्यक्ति देखने को मिल रही है, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें एक आदिवासी जो बेटी है वो अपनी भावनाओं प्रकृति के प्रति उसका जो लगाव है, ठीक है, उसकी जो संस्कृति पहचान है, इसको बचाए रखने की चिंता को यहाँ पे बताती है। तो कविता जो है वो आपके आधुनिक जीवन की जितनी भी विसंगतियां हैं इस पे प्रश्न उठाती है, और प्राकृतिक सांस्कृतिक मानवीय मूल्यों का यहाँ पे क्या कर रही है, संरक्षण कर रही है, ठीक है, इसका भी संदेश दे रही है। तो ये कविता आपकी आदिवासी विमर्श और स्त्री विमर्श दोनों ही दृष्टिकोण को यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। तो इसी तरीके से आपका प्रश्न नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स वो यहीं समाप्त होता है। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 की, तो देखो प्रश्न नंबर 9 के अंदर ना आपसे क्या पूछा गया है कि पिंजरे की मैना, ये क्या है, आपकी एक आत्मकथा है, ठीक है। इसके अंदर जो पूरी आपकी स्टोरी है, यानी पूरी कथा वस्तु जो है वो क्या है, उसका जो प्रतिपाद्य है वो क्या है, क्या बताना चाह रही है ये आत्मकथा, इसको हमें बताना है। और पिंजरे की मैना, ये जो आत्मकथा है, इसके अंदर आपका जो स्त्री जीवन जो है, ठीक है, जो वुमेन्स की जो लाइफ है, उनका जो स्ट्रगल है और जो सामाजिक जो आपके बंधन है, उनको हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए समझते हैं। तो देखो आत्मकथा क्या होती है, आत्मकथा भी आपकी एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन के अनुभव, यानी उसके खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को क्या करता है, वो यहाँ पे बताता है। तो वही आपकी क्या होती है, आत्मकथा होती है, जो खुद के जीवन के अनुभवों को यहाँ पे जिसपे लिखा जाता है। तो इसमें ज्यादातर लेखक अपने अनुभवों को लिखता है, संघर्षों को लिखता है और भावनाओं को यहाँ पे लिखता है, ठीक है। तो पिंजरे की जो मैना है ये भी आपकी एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है, जिसके अंदर स्त्री का जीवन के अंदर जो पीड़ा है, स्त्री की जो जीवन की पीड़ा है, संघर्ष है, सामाजिक बंधन है, आत्मसम्मान की जो खोज है, इस सब का यहाँ पे मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इस रचना में ना ज्यादातर नारी के जीवन की उन वास्तविक समस्याओं को यहाँ पे उजागर किया गया है जिसका सामना उसे परिवार और उसके समाज को यहाँ पे करना पड़ता है। तो आत्मकथा का जो शीर्षक जो है, यानी आपका जो टाइटल जो है, वो क्या बता रहा है कि स्त्री की उस स्थिति को बताता है जहां वो स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक बंधन है जिसके कारण वो स्वयं को एक पिंजरे में कैद महसूस यहाँ पे करती है। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आत्मकथा की कथा वस्तु की, तो देखो पिंजरे की मैना जो है यहाँ पे स्त्री जीवन के सारे अनुभवों को बताती है, ठीक है। इसके ऊपर एक आत्मकथा है ये, और इसमें जो लेखिका है ना वो अपने जीवन संघर्ष, सामाजिक अनुभव का यहाँ पे उनको वर्णन मिलता है। स्त्री को यहाँ पे परिवार, समाज में अनेक प्रतिबंधों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, उसकी इच्छाओं और स्वतंत्रताओं को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आत्मकथा जो है वो आपकी स्त्री की आंतरिक पीड़ा और संघर्ष को यहाँ पे सामने लेकर आती है, और कथा वस्तु यथार्थ परक और अत्यंत जो आपका मार्मिक चित्रण जो है वो भी हमें इस आत्मकथा में देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्त्री जीवन के संघर्ष की, तो देखो आत्मकथा में ना ज्यादातर आपका स्त्री का जो संघर्षपूर्ण जीवन है इसको यहाँ पे बताया गया है। उसे सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक चुनौतियों का सामना यहाँ पे किस तरीके से करना पड़ता है ये भी बताया गया है। अपने अस्तित्व और पहचान को किस तरीके से बनाए रखने में उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है ये भी दिखाया गया है। अनेक बाधाओं के बावजूद भी वो क्या नहीं मानती, यहाँ पे स्त्री हार नहीं मानती। संघर्ष उसे अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर यहाँ पे बनाता है, और यही जो आपकी आत्मकथा है ना, इसका यही क्या है, एक भाव है, केंद्रीय भाव है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका स्त्री का जो जीवन है उसके संघर्ष को बताया गया है कि समाज में, परिवार में और मानसिक चुनौतियों के कारण, ठीक है, इन सारी चुनौतियों के कारण भी स्त्री क्या कर रही है, कंटिन्यू अपना स्ट्रगल जो है, संघर्ष जो है वो कर रही है, खुद की पहचान बनाने में वो लग रही है, अपने अस्तित्व को यहाँ पे पहचानने की कोशिश कर रही है। अनेक बाधाएं उसके रास्ते में आ रही हैं, ठीक है, अनेक उसको शोषणों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही है, बल्कि ये जो बाधाएं हैं, ये जो संघर्ष है, उसे और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, और भी ज्यादा कठोर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो यही जो है ना, यही जो भाव है वो इस आत्मकथा का एक केंद्रीय भाव है। वही बात करें सामाजिक बंधनों का चित्रण, तो देखो समाज में ना स्त्री पर अनेक प्रकार के यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ठीक है। वही उसे स्वतंत्र निर्णय लेने की यहाँ पे अनुमति नहीं होती, पूरी तरीके से उसे यहाँ पे फ्रीडम नहीं मिलती, स्वतंत्रता नहीं मिलती। परंपराएं और रूढ़ियां जो है उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या बनती हैं, बाधाएं बनती हैं। यानी आपका जो परंपराएं पुरानी चलती आ रही हैं, जो रूढ़ियां चलती आ रही हैं कि लड़कियों को, स्त्रियों को जो है अपना
घरेलू कार्य करने चाहिए, वो घरेलू कार्यों के लिए बनी है, या वो उनका जो बाहर आना-जाना जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो इस तरीके की जो आपकी यहाँ पे रूढ़ियाँ जो है, इसका ये जो है आपके विकास में यहाँ पे बाधा बनती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपका स्त्री को यहाँ पे अक्सर पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। तो लेखिका ने ना इन सामाजिक बंधनों की यहाँ पे आलोचना करी है, और यही जो चित्रण है वो आपका स्त्री विमर्श की जो दृष्टि है, इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, स्त्री अस्मिता और आत्मसम्मान की, तो देखो आत्मकथा में ना आपका स्त्री अपनी पहचान स्थापित करने का यहाँ पे क्या करती है, प्रयास करती है। यानी इस आत्मकथा के अंदर यहाँ पे लेखिका क्या दिखा रही है कि जो स्त्री जो है ना, महिला जो है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए अनेकों प्रयास यहाँ पे करती रहती है। ये वह केवल किसी की बेटी, पत्नी या माँ बनकर रहना नहीं चाहती, बल्कि अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान, उसके जीवन के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं। तो अपने अधिकारों और सम्मानों के लिए वो क्या करती है, लगातार संघर्ष करती है। आत्मकथा जो है वो आपकी स्त्री अस्मिता की सशक्त अभिव्यक्ति यहाँ पे करती है, और यह महिलाओं को यहाँ पे आत्मविश्वास भी क्या देती है, प्रदान करती है। वहीं अगर हम बात करें पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना, तो देखो आत्मकथा में ना आपका पुरुष प्रधान समाज जो है, इसकी वास्तविकता को यहाँ पे दिखाया गया है कि शुरुआत से ही, प्राचीन समय से ही आपका जो समाज जो है हमेशा पुरुष प्रधान रहा है। ठीक है, स्त्रियों को यहाँ पे जो अवसर है, जो उनको यहाँ पे स्वतंत्रता है, वो कम दी गई है। तो स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभावों को भी यहाँ पे जो दिखाया गया है इस आत्मकथा के माध्यम से, सामाजिक व्यवस्था में जो आपकी असमानता जो है छुपी हुई है, वो भी इसको दिखाया गया है। लेखिका ने यहाँ पे आपका अन्यायपूर्ण मान्यताओं का विरोध किया है, स्त्री को यहाँ पे सम्मान अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, और यही दृष्टिकोण जो है ना, वो इस रचना को सामाजिक महत्व यहाँ पे प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रतिपाद्य की, तो देखो आत्मकथा का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है कि स्त्री मुक्ति और आत्मसम्मान, यानी स्त्री को यहाँ पे मुक्त किया जाए, स्त्री को यहाँ पे स्वतंत्र किया जाए, और उनका जो आत्मसम्मान है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो इस आत्मकथा का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है कि स्त्री को यहाँ पे मुक्त किया जाए और आत्मसम्मान दिया जाए। इसमें महिलाओं की जो वास्तविक समस्या है उसको यहाँ पे ज्यादातर जोर दिया गया है। लेखिका जो है ना, वो समाज में आपकी जितनी भी समानता है, न्याय है, ये स्थापित करना चाहती थी इस आत्मकथा के माध्यम से। तो स्त्री की जो स्वतंत्रता है, पहचान है, उसको भी यहाँ पे महत्व दिया गया है। तो रचना जो है ना, ये पूरी आपकी सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देती है और समाज में परिवर्तन लाने का भी आपको यहाँ पे संदेश देती है। यही इसका मूल्य उद्देश्य है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी भाषा शैली की और साहित्यिक महत्व की, तो आत्मकथा की जो भाषा है ना, वो बहुत ज्यादा आपकी सरल है, सहज है और भावपूर्ण है। इसकी जो शैली है वो आत्मकथात्मक और अनुभव प्रधान है। यानी इस आत्मकथा की जो शैली है वो क्या है कि अनुभव पे आधारित है, और घटनाओं का यहाँ पे हमें वर्णन देखने को मिलता है जो कि बहुत प्रभावशाली है। तो इसमें आपका स्त्री जीवन की जो यथार्थ तस्वीरें हैं वो प्रस्तुत की गई है, यानी स्त्री जीवन की सच्चाई को यहाँ पे दिखाया गया है। इस रचना के माध्यम से जो आपका स्त्री विमर्श जो है, इसकी ये महत्वपूर्ण कृति ये मानी जाती है, और हिंदी साहित्य में इसका जो स्थान है वो विशेष स्थान है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो देखो पिंजरे की जो मैना है, ये जो आपकी आत्मकथा है, इसमें स्त्री की पीड़ा, संघर्ष और आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है, इसको यहाँ पे व्यक्त करने वाली ये महत्वपूर्ण आत्मकथा मानी जाती है। इसमें लेखिका ने ना समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है, उन पर लगाए गए जो सामाजिक बंधन है, उनके संघर्ष का यहाँ पे अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। और ये जो रचना है वो केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की अनेक महिलाओं का जो जीवन जो है, इसका ये प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जो आत्मकथा है वो स्त्री विमर्श की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रेरणादायक यहाँ पे मानी जाती है। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो देखो पिंजरे की जो मैना है, ये आत्मकथा का जो साहित्यिक महत्व है वो क्या है, और इसके अंदर आपका जो स्त्री विमर्श की जो दृष्टि है उसे हमें बताना है। तो वही अगर हम इसकी बात करें, तो देखो साहित्यिक महत्व की अगर हम बात करें इस रचना की, तो इसमें आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक और कलात्मक योगदान देखने को हमें मिला है। पिंजरे की मैना ये आपकी एक महत्वपूर्ण आत्मकथा रचना है, जिसने आपके जो स्त्री का जो जीवन है, उसका संघर्ष जो है, उसकी अस्मिता जो है और स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है, इसका यहाँ पे चित्रण किया है। और ये आत्मकथा केवल आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं करती, बल्कि भारतीय समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है, उनकी जो उपस्थिति है,
उसके सामने जो चुनौतियां हैं, इन सबको भी यहाँ पे क्या करती है, बताती है। तो स्त्री विमर्श की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस रचना में ना महिलाओं की जो चेतना है, उनका जो आत्मसम्मान है, जो अधिकार है, इन सबको यहाँ पे क्या करा गया है, सशक्त बनाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे स्त्री विमर्श की सशक्त अभिव्यक्ति की बात करें तो इस आत्मकथा के माध्यम से यहाँ पे स्त्री विमर्श को महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ठीक है। तो इसमें महिलाओं का जो जीवन का जो संघर्ष है, उसे केंद्र में रखा गया है। स्त्री की स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व पे बल दिया गया है। सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध आवाज उठाई गई है और रचना जो है वो आपकी स्त्री चेतना को यहाँ पे जागृत करने का कार्य करती है, और यही सबसे बड़ी इसकी क्या है, साहित्यिक विशेषता है। तो स्त्री जीवन की जो यथार्थ प्रस्तुति है वो क्या है कि आत्मकथा में ना आपको स्त्री जीवन का वास्तविक चित्रण देखने को मिलेगा। महिलाओं की जो सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक समस्या है उसको भी दर्शाया गया है। लेखिका ने अपने अनुभव को यहाँ पे बहुत ईमानदारी से बताया है, और स्त्री की जो पीड़ा है, संघर्ष है, संवेदना जो है, इसको भी यहाँ पे दिखाया है। तो रचना के अंदर ना हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इससे जो पाठक है वो स्त्री जीवन की जो वास्तविक समझ है, वास्तविकता जो है, इसको यहाँ पे समझ पाते हैं, और सामाजिक बंधनों का यहाँ पे चित्रण अगर हम देखें तो इसमें इस आत्मकथा में ना स्त्रियों पर लगाए गए जितने भी आपके सामाजिक प्रतिबंध जो है, जो रोक है, उसको हमें देखने को मिलता है। परंपरा और रूढ़ियों के कारण जो स्त्रियों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं, वो हमें देखने को मिलती है। पुरुष प्रधान समाज जो है, इसकी मानसिकता को यहाँ पे उजागर किया गया है। स्त्रियों को यहाँ पे निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। लेखिका ने इन बंधनों की आलोचना करी है। इससे आपका जो सामाजिक सुधार की जो आवश्यकता है, इसका संदेश भी हमें मिलता है। वही अगर हम बात करें स्त्री अस्मिता और आत्मसम्मान की, तो देखो स्त्री, इस रचना में ना स्त्री की जो स्वतंत्रता है उसको यहाँ पे ज्यादातर महत्व दिया गया है, स्वतंत्र पहचान को। लेखिका यहाँ पे आत्मसम्मान, स्वाभिमान को यहाँ पे जीवन का आधार मानती है। स्त्री केवल आपका परिवार तक सीमित ना रहकर वह अपनी पहचान यहाँ पे बनाना चाहती है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलती है। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास का संदेश यहाँ पे दिया गया है, और यही जो है ना वो स्त्री सशक्तिकरण की भावना को यहाँ पे मजबूत बनाती है। वही अगर हम बात करें सामाजिक चेतना और परिवर्तन का संदेश, तो देखो आत्मकथा जो है समाज की कुरीति और भेदभाव को यहाँ पे उजागर कर रही है, और समानता और न्याय की आवश्यकता पे यहाँ पे क्या दे रही है, जोर दे रही है। तो महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी हमें प्रेरणा दे रही है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की भावना को विकसित कर रही है। पाठकों में आपका संवेदनशील और जागरूकता को यहाँ पे उत्पन्न कर रही है, और यही जो है इसकी सामाजिक महत्व यहाँ पे कहलाता है। भाषा शैली की विशेषताओं की बात करें तो आत्मकथा की जो भाषा है बहुत सरल है, सहज है, प्रभावशाली है। भावनाओं की अभिव्यक्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो शैली है वो आपकी आत्मकथात्मक और अनुभव प्रधान यहाँ पे मानी जाती है। इसका जो वर्णन है वो स्पष्ट और प्रभाव रूप से हमें देखने को मिलता है। भाषा जो है वो पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है, और यही जो है आपकी साहित्यिक उत्कृष्टता का आधार यहाँ पे मानी जाती है। वही अगर हम बात करें इसके साहित्यिक महत्व की, तो देखो ये जो है आपका हिंदी आत्मकथा की साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। स्त्री जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, इसको यहाँ पे साहित्य के अंदर प्रमुख स्थान मिला है। रचना ने यहाँ पे स्त्री विमर्श को यहाँ पे समृद्ध बनाया है, और इसमें आपका यथार्थ, संवेदना और सामाजिक चेतना का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिला है। तो ये जो है महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की जो है पक्षधर रही है, और आधुनिक हिंदी साहित्य में इसका विशेष योगदान यहाँ पे माना जाता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि पिंजरे की मैना जो आत्मकथा है वो आपकी स्त्री जीवन के संघर्ष, पीड़ा, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की यहाँ पे आकांक्षा को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर रही है। स्त्री विमर्श की दृष्टिकोण से ये रचना जो है महिलाओं की चेतना, अधिकार, आत्मता की जो सशक्त अभिव्यक्ति है उसको भी यहाँ पे बता रही है। सामाजिक बंधन, लैंगिक भेदभाव और पिता सत्रात्मक जो व्यवस्था है, इसकी भी आलोचना के साथ साथ ये समानता, न्याय का भी संदेश दे रही है। अपनी यथार्थवादी प्रस्तुति और प्रभावशाली भाषा और सामाजिक सरोकार के कारण ये जो आत्मकथा जो है वो हिंदी साहित्य में अपना विशेष महत्व यहाँ पे रखती है, और स्त्री विमर्श की जो एक उल्लेखनीय कृति यहाँ पे मानी जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पे गिव अवे के क्वेश्चन की। तो गिव अवे का पहला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि दलित, आदिवासी और स्त्री विमर्श, ये तीनों जो है आपके वो किससे संबंधित है। आपको कमेंट सेक्शन में वन वर्ड में बताना है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श और आपका जो आदिवासी विमर्श जो है वो किन से संबंधित है। वही आपका दूसरा प्रश्न है कि जो विमर्श जो है इसका विमर्श जो है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताना है आपको, और साथ में इसकी आवश्यकता बतानी है कि इसकी आवश्यकता क्यों है।
वहीं आपका अगला प्रश्न कहता है कि जो पिंजरे की मैना जो थी, ये क्या थी? आपकी कविता थी, कहानी थी या आत्मकथा थी? तो ये थे आपके गिव अवे के 3 क्वेश्चन। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके डायरेक्ट हमसे डीएम करके अपनी क्वेरी को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और लकी विनर्स जो है, गिव अवे के जो लकी विनर्स है, वो तीनों को, 3 लकी विनर्स को हम जैसी सिलेक्ट करेंगे, हम तुरंत अनाउंस करेंगे हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आप ही वो अगले लकी विनर्स हो जिसको हम फ्री नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएं, वो भी इस सब्जेक्ट की। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।